गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान और मैं हूं आपकी पुरानी मेजबान सलमा कौसर। और मैं हूं नया मेजबान हाफिज नजमुस साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे, घरों से निकलने की तैयारी हो चुकी होगी या निकल चुके होंगे। अल्लाह आप सबका दिन बहुत अच्छा रखे। वीक का आगाज है, अच्छे तरीके से एनर्जी के साथ जरा स्टार्ट करें। और अब से सुबह पाकिस्तान में सलमा कौसर के साथ मैं हाफिज नजमुस साकिब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आएगा। सबसे पहले कुरान की एक आयत और उसका तर्जुमा, इन्नल्लाह मस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जितनी भी आपकी मुश्किल कैफियत हो, जैसा भी आपका दिन गुजर रहा हो, उसमें ज़रा हिम्मत रखें, हौसला रखें। अल्लाह बहुत कमाल का बेस्ट प्लानर है और जो आप सोच रहे होते हैं ना, उससे बेहतर आपको देना चाहता होता है। किसी जगह पे आप जाने के लिए एक छोटी सीट का सोच रहे होते हैं, खुदा आपको वहीं पर लेकर जाता है, लेकिन एक बड़ी सीट पे। सो आप लोगों ने सब्र का दामन जो है वो नहीं छोड़ना। खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं जी। बिल्कुल, खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम बहुत सारी दूसरी खबरों की तरफ जाएं, एक लेटेस्ट न्यूज़ जो हमारे पास आ रही है नजम, वो बहुत ज़्यादा प्लेजेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ज़िया मोहिउद्दीन साहब, एक ऐसा नाम जिनको देख के हमने सीखा, जिनसे हमने बोलना सीखा, आज उनका इंतकाल हो गया। 90 बरस से ज़ायद उनकी उम्र थी और वो अलील थे कुछ दिनों से, और उनके इंतकाल की खबर यकीन जानिए कि बिल्कुल ऐसे महसूस हुआ जैसे माजी का एक तवील बाब बंद हो गया। वो बाब था जिसका एक एक सबक हमारे लिए बहुत सारी जिंदगी की जहतें खोलता है। हमने बोलना सीखा, हमने तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी सीखी, हमने अपनी आवाज़ के उतार चढ़ाव उनसे सीखे। और ज़िया मोहिउद्दीन साहब को सुने बगैर अगर मैं कहूँ कि कोई उर्दू अदब पे उबूर हासिल कर सकता है तो ये या इवन हमारी इंडस्ट्री की हम लोग बात करें, जितने जर्नलिस्ट हैं या जितने भी मेज़बानी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं, उन सबको हम लोग देखें तो हमने कहीं ना कहीं बहुत कुछ उनसे सीखा है। हमारे पड़ोसी मुल्क ने उनसे बहुत कुछ सीखा। और नो डाउट कमाल की थिएटर की जो उनकी परफॉर्मेंस थी, और फिर थिएटर उन्होंने सिखाया पढ़ पढ़ के। आज दिन तक वो अलील थे, लेकिन उसके बावजूद वो पढ़ाते थे। और उन्हीं की कुछ झलकियां जो हैं वो हम आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। आप लोग वो देखें और फिर आगे हम प्रोग्राम को बढ़ाएंगे। ढल चुकी रात, बिखरने लगा तारों का गुबार, लड़खड़ाने लगे ऐवानों में खाबीदा चराग, सो गई रास्ता तक तक के हर एक राह गुजार, अजनबी खाक ने धुंधला दिए कदमों के सुराग। ज़िया मोहिउद्दीन साहब, उनकी आवाज़ से कौन वाकिफ़ नहीं, उनकी आवाज़ को कौन नहीं पहचानता। और जो ही आप कोई काम भी कर रहे हो, सिर्फ आपके कानों में आवाज़ पड़ती है तो आप फ़ौरन से आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये ज़िया मोहिउद्दीन साहब की आवाज़ है। और मुझे उम्मीद है कि ये आवाज़ बरसों हमारे कानों में गूंजती रहेगी इसी तरह, और हम यूं ही सीखते रहेंगे। कोई शायरी का हिस्सा हो, कोई अदब का बाब हो, कोई आप नॉवल उठा के देख ले, कहीं पे उर्दू तलफ़्फ़ुज़ की बात हो, हम बतौर डिक्शनरी ज़िया मोहिउद्दीन साहब को कंसल्ट करते थे और हम उनसे सीखते थे कि हमें ये वर्ड कैसे प्रोनाउंस करना है। ज़िया मोहिउद्दीन साहब इस चीज में उतार चढ़ाव किस तरह लेके आते हैं, तो ये चीजें ज़िया मोहिउद्दीन साहब की नसर की तहरीर अगर हम लोग कर लें, या उर्दू शायरी की बात कर लें, और उर्दू शायरी को पढ़ना भी जिस तरीके से उन्होंने सिखाया, जो उनकी अल्फाज का जो उनका अंदाज था, वो अंदाज सीखने में उम्र गुजर जाती है। लेकिन जिस तरीके से उनके स्टूडेंट मौजूद थे और स्टूडेंट सिखाते रहते थे, बताते रहते थे, और हमें बड़ी खुशी होती है जब ऐसे लोग आकर हमें मिलते थे। और जब हमें वो उनके स्टूडेंट्स आके मिलते थे और कहा करते थे कि ज़िया साहब ने आज ये लेक्चर दिया है, ऐसे हैं वो, ऐसे पढ़ाते थे, हमें बड़ी खुशी होती है। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और एक सैड न्यूज़ है, अल्लाह पाक उनके लवाहिकीन को सब्र जमील दे। हम लोग जी अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बाग में आज़ाद कश्मीर हमारा इतना खूबसूरत इलाका है, और उसी खूबसूरत इलाके में जीप रैली का अहतमाम किया गया, जहाँ पर बर्फ़ में जो है गाड़ियाँ दौड़ाई गई हैं। अच्छा, ये जो जीप रैलीज होती है नजम, ये बड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए भी होती है क्योंकि कुछ दिनों पहले हम इस पे बात भी कर रहे थे कि हमारा कल्चर जो है वो दुनिया को देखने का मौका मिलता है। और फिर डेजर्ट्स में जिस तरह इसका एहतमाम किया जाता है, पूरी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, बहुत सारे इदारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं, चाहे चोलिस्तान की बात हो, चाहे बाग की बात हो, कहीं पे भी जीप रैलीज होती है। थर रैली की हम लोग बात करें, पथरीली रैलियों की हम लोग बात करें, और ये बड़ा हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है। और एडवेंचर स्पोर्ट्स अब पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा हो रही हैं। बर्फ के अंदर हम लोग स्कीइंग भी देख रहे हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स में हम लोग देखते हैं पैराग्लाइडिंग पाकिस्तान में बहुत अच्छी हो रही है, इसी के साथ जीप रैली भी बहुत अच्छी हो रही है। तो हम लोग बढ़ते हैं जी हमारे नुमाइंदे अदील अहमद खान के पैकेज की तरफ, और देखें वापस आते हैं। फिर 2 रोज कबल होने वाली शदीद बर्फबारी के बाद बाग के नौजवानों ने बाग से गंगा चोटी स्नो क्रॉस जीप रैली का इनेकाद किया। रैली का मकसद आज़ाद कश्मीर में सरमाई सियाहत का फ़रोग है। बाग से शुरू होने वाली रैली बर्फ से अटे रास्तों से होती हुई
10,000 फुट की बुलंदी पर वाक़े मशहूर सियाहती मकाम गंगा चोटी पहुंच गई। हम इसलिए कर रहे हैं कि ये आज़ाद कश्मीर हमारा बड़ा खूबसूरत और बड़ा पुरअमन इलाका है। यहाँ पे तमाम टूरिस्ट आएँ, बहुत अच्छी खूबसूरत जगह है और एक भरपूर तरीके से लाइफ को एंजॉय करें। इसका मकसद यही है कि आज़ाद कश्मीर की ब्यूटी को एक्सप्लोर करना, और ये एक जवानों का शौक है। सब ऑफ रोड व्हीकल्स हैं, 4x4 व्हीकल्स हैं, तो यहाँ पे सब अपना अपना शौक, अपनी अपनी महारत दिखाएंगे। रैली के शुरका गंगा चोटी पर जारी विंटर स्पोर्ट्स स्नो फेस्टिवल में शामिल हो गए। शुरका ने मौसम, मस्त नज़ारों के साथ साथ स्कीइंग, स्केटिंग और स्नोबोर्डिंग से भी भरपूर लुत्फ उठाया। इस किस्म की सरगर्मियों के इनेकाद से मुहिमाती सियाहत के फ़रोग के साथ साथ आज़ाद कश्मीर के मौसम सरमा में वीरान सियाहती मकामात को आबाद रखने में मदद मिलेगी। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, गंगा चोटी, बाग, आज़ाद कश्मीर। क्या बात है, खूबसूरत नज़ारे हैं और बहुत शुक्रिया अदील अहमद खान के इस रिपोर्ट के लिए। आप लोगों से भी अपील है कि निकलें ज़रा घरों से बाहर और जाके एक्सप्लोर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। अगली खबर जी व्हाट्सएप के हवाले से। टेक्नोलॉजी का दौर बढ़ता जा रहा है और टेक्नोलॉजी को हर कोई चाहता है कि एडवांसमेंट होती जाए, तो व्हाट्सएप ने अपने फीचर्स में इजाफा कर दिया है। और जो काफ़ी अरसे से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि पिक्चर्स हम लोग ज़्यादा भेजना चाहते हैं क्योंकि अब ज़्यादा पिक्चर्स खींची जाती हैं और उसके साथ साथ रेजोल्यूशन की बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो अब ये प्रॉब्लम्स व्हाट्सएप ने बिल्कुल खत्म कर दिया। वाह, ये तो आपने बड़ी अच्छी खबर सुनाई है नजम कि अब आप व्हाट्सएप पे 100 पिक्चर्स एक साथ भेज सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी डेवलपमेंट हो रही है व्हाट्सएप में। वो ये हुआ है कि जनाब अब असल मेयार और रेजोल्यूशन भी बरकरार रहेगा। जब आप कोई भी पिक्चर शेयर करते हैं या आप कोई वीडियो शेयर करते हैं, नॉर्मली क्या होता था, पिक्सलेट हो जाती थी वो, उसके पिक्सल्स फट जाते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। अच्छा, इसके साथ साथ एक और गुड न्यूज़ भी है। अब क्योंकि गुड न्यूज़ की बात हो रही है तो एक गुड न्यूज़ ये भी है जनाब कि सऊदी अरब जाने वाले वो लोग पहले डिफरेंट वीजे पे जाते थे तो वो उम्रा नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी खबर ये है कि आपके पास कोई भी वीजा हो किसी भी किस्म का, आप जनाब उम्रा भी कर सकते हैं और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ख़वातीन के लिए महरम होने की शर्त को भी ख़त्म कर दिया गया है। अब तो ये अब इतनी अच्छी प्यारी खबर है कि बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और अब ये कैद ख़त्म हो गई है कि आप कैसे जाएंगे, किस वीज़े पे जाएंगे। तो ये जनाब बड़ी ज़बरदस्त खबर है। बिल्कुल जी, बहुत सारे लोगों के ये प्रॉब्लम्स थी कि वो कहते थे कि हम लोग वहाँ पर इस वीज़े पे मौजूद हैं लेकिन उम्रा नहीं कर सकते, मस्जिद नबी नहीं जा सकते। सो अब अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर तौफीक उनके वज़ीर हैं जिन्होंने ये मसला हल कर दिया है और अब आप लोग जा सकते हैं वहाँ पर, किसी भी वीज़े के ऊपर आप लोग मौजूद हैं, उम्रा भी कर सकते हैं, उसके अलावा मस्जिद नबी की ज़ियारत भी कर सकते हैं। और साथ साथ सलमा, अब महरम की जो शर्त जिस तरीके से आपने मेंशन किया, ये ख़वातीन के लिए एक बहुत वो चीज़ थी जिनको ख्याल रखना पड़ता था ख़ास तौर पर, और ये बेहतरी के लिए ही इसको हटाया गया है। बहुत अच्छी खबर है। अगली खबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और खबर है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान को मजीद जो है वो निखारने के लिए। पाकिस्तान अपना 75% जैतून का तेल जो है वो दरामद करता था और अब जैतून की जब तेल की काश्त शुरू कर दी गई है खैबर पख्तूनख्वा में, उससे बहुत ज्यादा फवायद हासिल हो रहे हैं पाकिस्तान को। जबरदस्त। वैसे आपको पता है ऑलिव ऑयल कितना महंगा होता है, जैतून का तेल। अच्छा, वो जितना ज्यादा प्रोसेस्ड होता है ना उतनी फिर उसकी कीमत बढ़ती जाती है। एक वो ऑयल होता है जो आप खाने के ऊपर डालते हैं, उसको कुक नहीं करते। एक वो होता है जो आप कुकिंग के लिए यूज करते हैं लेकिन उसको भी आप ओवर कुक नहीं कर सकते जैसे आप नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल को करते हैं। तो इतनी सारी वेराइटीज हैं, तो क्यों ना हम रिपोर्ट देख लें शाहीन की। कीमतों की एक वजह आबादी के बायस तेजी से बुलंद होती दरामदात है। हुकूमत ने इस ज़मन में अखराजात में कमी लाने के लिए मुल्क भर में जैतून की काश्त बढ़ाने का फैसला किया है, जिसके लिए खैबर पख्तूनख्वा में 7 लाख हेक्टेयर रकबा जैतून की काश्त के लिए मौजू करा दिया गया है। पेशावर में कायम एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर बाकायदगी से किसानों के लिए तरबियत और आगाही का सिलसिला चला रहा है। खैबर पख्तूनख्वा जो है उसके आबो हवा और मौसम जैतून के काश्त के लिए नहायत ही मौजूद है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ ट्रेनिंग जो है मकामी जिम्मेदारों के लिए मुनक़िद किए गए ताकि मकामी जिम्मेदारों को वो जदीद तरीके सिखाए जा सके ताकि जैतून की पैदावार बढ़ाए जा सके। इस वक्त जैतून के बागात दीर, सवात, एबटाबाद और नौशहरा में लगाए गए हैं, जिससे 60,000 लीटर जैतून का तेल हासिल किया जा सकता है। अतालवी माहिरीन के वक्त ने मालकी शरीफ नौशहरा का दौरा किया और जमींदारों को जैतून की काश्त से मुतालिक जदीद तरीकों से आगाह किया। KP is just perfect for olive, and as we can see, they have the best possible also soil, and it is also extremely resilient to climate change. We are happy to share with them a technical assistance to bring and to make oil, Pakistan oil from olive with your
identity and attitude to be in the market and be well recognized as a good olive oil, Pakistan olive oil. हुकूमती कोशिशों से अगर सूबे में काबिल काश्त 7 लाख हेक्टेयर से सिर्फ आधे पर भी जैतून लगा दिया जाए तो पाकिस्तान जैतून बरामद करने के काबिल हो जाएगा। सुंबल शाहीन, PTV न्यूज़, पेशावर। जनाब, पाकिस्तान जैतून एक्सपोर्ट करने के काबिल हो जाएगा, ये बहुत अच्छी खबर है। और ऑलिव ऑयल वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप सब लोग भी कोशिश करें कि काश्त पे तो ध्यान दिया जाए, ज्यादा इस्तेमाल किया करें। यस, खाने में और खाने के ऊपर डाल के भी खाएं तो इसके बड़े फवायद हैं। और इसके अलावा वैसे स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है अगर आप स्किन को ऊपर से अप्लाई करते हैं तो। एनीवेज, ये तो हो रही थी बात कि क्या क्या सेहत के लिए अच्छा होता है। तो जनाब, वैसे तो खेल भी बड़े अच्छे होते हैं सेहत के लिए, चाहे उनका ताल्लुक ब्रेन से हो या फिजिकल एक्टिविटी हो। और क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी की बात हो रही है तो इससे पहले हमने बाग जीप रैली का जिक्र किया था। अब हम बताने वाले हैं चुलिस्तान जीप रैली से मुतालिक, जो कि अपनी पूरे जोरों शोर के साथ जारी है। और टाइटल जो है वो फैसल शादी खेल ने जीत लिया है 18वीं चुलिस्तान जीप रैली का। आखिरी रोज प्रिपेयर्ड कैटेगरी के फाइनल में फैसल शादी खेल ने मुकर्ररा फासला सिर्फ 3 घंटे 59 मिनट और 3 सेकंड्स में तय करके पहली पोजीशन हासिल कर ली। जी बिल्कुल, जैन महमूद दूसरे और आसिफ फजल चौधरी ने तीसरे नंबर पर ट्रैक मुकम्मल किया। 250 किलोमीटर ट्रैक पर फाइनल मुकाबले में 37 गाड़ियों ने हिस्सा लिया था। और ये हेल्थी कंपटीशन होता है, जिस तरीके से मैंने पहले बताया, ये कंपटीशन चलते रहना चाहिए। पाकिस्तान से ऐसी खबरें आती रहती हैं, बहुत अच्छा लगता है। कभी चुलिस्तान जीप रैली, कभी थर जीप रैली, और ये चलता रहना चाहिए सफर। और आप लोग भी अगर जाना चाहते हैं इसमें हिस्सा लेने के लिए तो वो हिस्सा तो ले सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आप लोग देखना भी चाहते हैं तो जरूर जाएं, जरूर देखें। अगली खबर भी बहुत अच्छी है, और अगली खबर यह है कि पाकिस्तान ने स्क्वॉश में अपने झंडे गाड़ना दोबारा से शुरू कर दिए हैं और बड़ी ही इबरतनाक शिकस्त दी है हमारे मेजबान जो पड़ोसी मुल्क था भारत उसको। और आपको बताते चलेंगे पाकिस्तान ने 2-0 से फाइनल का ये टाइटल जीत लिया है। हमजा खान ने भारत के परत अंबानी को 11-7, 11-5 और 11-4 से शिकस्त दी है। जबकि एक और हमारे बहुत ही कमाल के प्लेयर थे नूर जमान, जिन्होंने भारतीय प्लेयर कृष्णा मिश्रा को 10-11, 9-11 और 13-11 के मुकाबले से हराया है। वाओ, क्या जबरदस्त मुकाबला रहा। ये जबरदस्त किस्म की खबर आपने शेयर की। अच्छा, ये तो हम बात कर रहे थे स्पोर्ट्स की। हमारे नौजवान जो है वो ज़ाहिर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। और अभी तो स्क्वॉश का भी शौक लोगों में पैदा हो रहा है। और अभी एक बड़ी अच्छी खबर जो मुझे बहुत पसंद है, एक बड़ी अच्छी बात ये है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो बहुत ज्यादा दूसरे स्पोर्ट्स में भी हिस्सा ले रही है। पहले क्या होता था, क्रिकेट फीवर अरूज पे होता था, हर बंदे को क्रिकेट खेलनी है, क्रिकेट लवर्स बहुत ज्यादा हैं पाकिस्तान में। लेकिन अब हॉकी, फुटबॉल, स्क्वॉश, टेनिस, किसी भी स्पोर्ट्स की आप बात करें, किसी भी खेल की बात करें, सेल्फ डिफेंस की हम लोग जब बात करते हैं तो हमारे अभी रिसेंटली बॉक्सर जो वर्ल्ड यूथ चैंपियन थे उन्होंने दोबारा से अपने टाइटल का दिफा किया दुबई के अंदर और वो जीत कर वापस आए हैं। इसी तरीके से टाइक्वांडो, कराटे, मार्शल आर्ट सब में हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अगली न्यूज है हमारे पास और अगली न्यूज बहुत ही अच्छी है। यस, और एस्ट्रोनॉट्स के जब नाम हम लोग सुनते हैं तो कई बच्चों को तो बहुत अच्छे लगते हैं, उनको फिजिक्स पढ़ने का शौक भी होता है। इसी तरीके से इस्लामाबाद मॉडल स्कूल की एक बच्ची हैं 17 साल और उनका नाम है आसिया इस्माइल, जिन्होंने चीनी खलाबाजों को एक ख़त लिखा है। और उस ख़त में उन्होंने लिखा है कि मैं पिछले 10 साल से साइंस की स्टूडेंट हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है साइंस के बारे में पढ़ने में। और अपने ख़त में उन्होंने ये भी लिखा है कि एक नज़्म ज़ब्त है ये, और ये आर्ट है मेरे लिए साइंस, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। और उस पर उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया कि मुझे मजीद इस पर जानना है। वेरी गुड। और उसके बाद ये हुआ जनाब कि उनको खत का जवाब भी मिला। नॉर्मली हम सोचते नहीं है ना कि खत का जवाब भी आएगा, मतलब किसी एस्ट्रोनॉट को खत लिखने का मतलब ये है कि आपने अल्लाह मियां को खत लिख दिया, अब उसका जवाब नहीं आने वाला। स्पेस सेंटर में यहाँ पे जवाब भी आया है। तो जवाब क्या है, जवाब में जनाब उनके जितने भी क्वेश्चंस थे उनको एड्रेस किया गया है। अब देखें, एक स्टूडेंट है ना जो बहुत सारी चीजें सोचता है, वो चाहता है कि वो उसके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हो, जो सवालात हैं उनको उनका जवाब दिया जाए और जो भी अबहाम है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि स्पेस में जाना, वहाँ पे रहना, इतना अरसा गुजारना, ये ज़ाहिर मुश्किल चीज़ें होती हैं। तो खलाई परवाज़ के तजुर्बे के हवाले से जो एस्ट्रोनॉट्स थे उन्होंने अपने कुछ पैगामात भी शेयर किए। 2008 में वो अपने साथियों के साथ मिलकर खला में गए थे, जिसके बाद 2021 में उनको दोबारा खला में जाने का मौका मिला था। अभी तक वो वहीं पे हैं। चीनी खलाई स्टेशन में तैनात खलाबाजों के पहले ग्रुप में शामिल होने का एजाज़ हासिल किया। और शेंजो 12 मिशन ने पाकिस्तान को कौमी परचम उठा रखा था। और इसके अलावा जो पौधों के बीज थे
वो भी खला में ले जाए गए थे। जी बिल्कुल, और साथ ही साथ एक ये छोटी सी इसी में बड़ी अच्छी मुझे ये खबर लगी कि पहली दफा जब ये मिशन गया था तो पाकिस्तानी झंडा इनके साथ था, और जब इस दफा गए हैं तो वहां पर ये पाकिस्तानी बीच लेकर गए हैं ताकि पता चले कि वहां पर बीचों का होता क्या है, किस तरीके से वो रिएक्ट करेंगे और वापस आके कि क्या रिसर्च होती है और वापस आके उस पर ही वो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक और बहुत ही कमाल की खबर है, और कमाल की खबर ये है कि जापानी कंपनी ने एक सूट तैयार किया है, और वो सूट है गूफी बैग किस्म का, अनियन गूफी बैग इसका नाम दिया गया है। इसमें आप लोग रिलैक्स कर सकते हैं कहीं भी कभी भी, और इनका मकसद ये है कि जापान बहुत ज़्यादा फोकस करता है, 24 घंटे वहाँ पर काम चलता रहता है, तो लोग उनके नैप के लिए छोटे छोटे गैप लेते रहते हैं अपने ऑफिस के अंदर, अपने काम की जगह पर, वहाँ पर उन्होंने ऐसे सेल भी बनाए हैं जहाँ पर आप सो सकते हैं। सो इन्होंने ये रिसर्च की और कुछ लोगों को ये बैग्स दिए कि अपनी डेली रूटीन में इसका इस्तेमाल करें, और जब उन्होंने ये बैग से इस्तेमाल किया उन्होंने बोला इसको देखते साथ ये कितने हैवी लग रहे हैं सलमा, लेकिन उन्होंने जो अपना शेयर किया है उनकी तरफ से कहा गया कि ये बहुत ही लाइट वेट है, एक वार्मर फील देते हैं, और आप कभी भी कहीं भी आप लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं और आप रिलैक्सेशन में जा सकते हैं। मतलब आप पैक हो जाएंगे और उसके बाद आप जिधर मर्जी कलाबाजियां खाते फिरें, कोई मसला नहीं होगा। बड़ी जबरदस्त ये आपने बात बताई है। मैं सोच रहा मैं भी अपने लिए एक अनियन बैग ले लूं, इधर स्टूडियो में साइड पे थोड़ी देर रेस्ट कर लिया करूं और उसके बाद ऑन भी चले ब्रेक में भी थोड़ा थोड़ा जो है ना वो रेस्ट कर। आपको पता है खवातीन इतनी स्ट्रांग होती हैं कि ब्रेक में रेस्ट ना भी मिले ना तो वो वन गो में इतना सारा काम कर सकती हैं, क्योंकि जनूबी अमेरिका से मैं खबर शेयर करने वाली हूँ। वो क्या खबर है? वो एक स्ट्रांग खातून से मुतालिक है जिन्होंने यकबस्ता ठंडा ठार समंदर जो उन्होंने तैर के तय किया है फासला, और जनाब वो अब पहली इंसान बन गई है अंटार्कटिका के समंदर में तैरने वाली। बहुत मुश्किल काम है, बहुत ठंडा समंदर है, 37 साल उनकी उम्र है और बड़ा मुश्किल सा उनका नाम है। इन्होंने आइलैंड में चिली के मकाम पे जो है वो सादा सा लिबास था उनका, तैराकी का जो कॉस्ट्यूम था वो बहुत ज़्यादा कोई कस्टमाइज्ड नहीं था, लेकिन उन्होंने जनाब इस ठंडे ठार, मुझे तो यहाँ पर बैठे हुए ठंड लग रही है, और इन्होंने किस तरीके से पता नहीं अंटार्कटिका में कैसे जो है वो तकरीबन 2.5 घंटे तक इन्होंने स्विमिंग की है, और बस बहुत हिम्मत वाली है खातून। सोचिए खवातीन कितनी स्ट्रांग है, नो डाउट बड़ी स्ट्रांग है। और अगली खबर है हमारे पास सऊदी अरब के हवाले से, और सऊदी अरब के शहर अल उला में आसार कदीमा के बहुत सारे वहाँ पर अब रिसर्च सेंटर कायम कर दिए गए हैं, तो उन्हीं रिसर्च सेंटर पे एक ढांचा मिला था पुराने एक डॉम से, और जब उसको बनाया गया, दोबारा से रिकॉन्स्ट्रक्ट किया गया अमरीकी माहिरीन की तरफ से, और तो अब वो नबाताइन जो है वो एक, आपको पता है कि आज से 2000 साल पहले एक पूरा कबीला होता था नबाताइन, तो उसकी खवातीन कैसी दिखती थी वो इन्होंने रिकॉन्स्ट्रक्ट किया है उनका फेस, और ये हमारी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त उनका फेस हमारे सामने है। इसमें अमरीकी माहिरीन भी शामिल थे, सऊदी अरब के माहिरीन भी शामिल थे, और उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें दरियाफ्त की हैं। अब इस पर जो रिसर्च कर रहे थे उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ये पता नहीं है कि मुकम्मल तौर पर ये ठीक बना है या नहीं बना, लेकिन काफ़ी हद तक ये रिजेंबलेंस हो सकती है कि इसी तरीके से खवातीन वहाँ पे मौजूद थी। इससे पहले नजम जो साइंटिस्ट हैं वो रिसर्च कर रहे थे इस पे भी कि जो ममीज हमें मिस्र में मिलती थी उनको भी अब रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करें कि वो असल में लोग दिखते कैसे थे, क्योंकि अब जाहिर है टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुमकिन हो गई हैं, इससे पहले मुमकिन नहीं होती थी। तो ये आपने अच्छी खबर शेयर की। अब जनाब बात कर लेते हैं अपने इस मौसम की सौगात लेमन और संतरे। वैसे तो एक ही फैमिली की चीजें हैं दोनों, लेमन तो हमें गर्मियों में मिल जाते हैं लेकिन संतरे नहीं मिलते। सही बात है, धूप पे बैठ के खाने का मजा, हल्का हल्का सा नमक लगा के। बस आपने मेरा मूड बना दिया संतरे खाने का। सुबह सवेरे वैसे भी बाहर धूप अच्छी निकली हुई है और मौसम भी जा रहा है, तो बेहतर है कि आप अभी से खा लें। लेकिन फरवरी की बात करें तो फरवरी में एक बड़ा डिफरेंट, बड़ा यूनिक फेस्टिवल होता है। उस फेस्टिवल में क्या होता है कि संतरों और लीमू से हैरत अंगेज मुजस्समे बनाए जाते हैं, जो कि मेंटेन नामी कस्बे में मौसम गर्म होने के बायस जो है वो पेड़ों के लिए काफ़ी मुफीद साबित होते हैं, मवाफिक साबित होते हैं। और ये इसलिए है क्योंकि मेंटोना साउथ ईस्ट फ्रांस का एक जगह है जहाँ जो जगह बहुत मशहूर है गार्डन्स के लिए ही। सो उनका मेडोना गार्डन वो बहुत मशहूर है, वहाँ पर इसी किस्म के फल और फूल बहुत खूबसूरत तरीके से खिलते हैं हर साल। सो ये हर साल मनाया जाता है और ये तकरीबन 89th फेस्टिवल था, इतने अरसे से चलता हुआ मुझे लगता है नजम कि ये मैंगो का भी इस तरह का फेस्टिवल होना चाहिए कि मैंगो का मुजस्मा हो, आप उसमें से मैंगो निकाल के खाएं, क्योंकि जून तक 2-3 महीने तक हम इंशाल्लाह बहुत सारे मैंगोज में खेल रहे होंगे। और ये तो अब सौगात होती हैं, ठीक है, सर्दियों की जिस तरह है उसी तरीके से गर्मियों की है और इसी तरीके से इसको बढ़ते रहना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा जनाब, ये तो हमने बाकी चीज़ें तो बता दी हैं, लेकिन एक और चीज़, क्योंकि मुजस्मों की बात हो रही है, तो एक जापानी सुपर हीरो वॉल्टर मैन का 34.12 फीट
बुलंद मुजस्मा बनाया गया क्या है बात और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जानिब से इस बात की तस्दीक भी कर दी गई है कि शंघाई के हाईचेंग ओशन पार्क में बनाए जाने वाले मुजस्मे ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। 20 से ज़्यादा लोग इस टीम में थे जिन्होंने तामीर किया और इसका वजन जो है वो 907 किलोग्राम है। जी और बिल्कुल। इस मुजस्मे को अल्ट्रामैन ख्याल पर मबनी तफरीही पार्क के मरकज के तौर पर बनाया गया है और ये और जूतों से अल्ट्रामैन का बना हुआ है। किरदार वाह 1967 में नशर होने वाली इसी नाम की एक सीरीज थी, वो आप लोगों ने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो जरूर देखेंगे आप लोग। वेल हम लोग जी ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे अपने प्रोग्राम को, कहीं मत जाए, हमारे साथ रहें। तवानाई का समझदारी से इस्तेमाल, मुल्क रोशन और खुशहाल। नया है जज्बा, नई है उमंग, खबर के साथ उस पर हो इजहार ख्याल। देखनी होगी दरामद से बरामद तक की सूरत हाल। रखते हैं नजर रियल एस्टेट से लेकर कमोडिटीज के उतार चढ़ाव तक। बिजनेस की होगी बात माहिरीन के साथ। वेलकम बैक जनाब। हमारा आज का पहला टॉपिक बहुत ही अहम, जिस पे हम रोज बात करते हैं। हमारा मजहब अमन और मोहब्बत का दर्ज देता है, प्यार से रहने का दर्ज देता है, दूसरों के हुकूक पे बड़ा जोर दिया गया है। पड़ोसियों के हुकूक हो, वालिदैन के हुकूक हो, बच्चों के हुकूक हो, तालिब इल्मों के हुकूक हो, किसी भी आप कैटेगरी में इंसानों को लेकर आ जाएं, हुकूक पे अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा जोर दिया। और फिर हुकूकुल इबाद की अहमियत हुकूकुल्लाह से भी ज्यादा रखी गई। तो जब हुकूकुल इबाद की अहमियत इतनी ज्यादा है तो हम क्यों दूसरों के रवैयों को बर्दाश्त नहीं कर पाते? हमारे अंदर अदम बर्दाश्त का मादा इतना क्यों बढ़ गया? एक्सट्रीमिज्म की बात करें, इनटॉलरेंस की बात करें, तो हमें नजर आता है कि ये तो जिंदगी के हर पहलू में पहली सीढ़ी क्या होती है? अदम बर्दाश्त। हम दूसरों की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते, दूसरों की बात को, इख्तलाफ राय को बर्दाश्त नहीं कर पाते, और फिर एक स्टेप जब आगे बढ़ते हैं तो वो इंतहा पसंदी किसी भी शक्ल में, किसी भी जहत में हो सकती है। इंतहा पसंदी से निमटने के लिए, उससे लड़ने के लिए हम ये चाहते हैं कि काउंटर नैरेटिव ऐसा हो जो हमारे तालीमी निज़ाम में मौजूद हो, तालीमी इदारों से शुरू हो, तालीमी इदारों की बेस में उस काउंटर नैरेटिव को शामिल करना, ताकि हम इंतहा पसंदी पे काबू पा सकें, दहशत गर्दी उसकी एक एक्सट्रीम फॉर्म उस पे काबू पा सकें। तो ये बड़ा जरूरी हो जाता है। तो आज हम इसी मामले पे बिल्कुल, आज हम इसी मामले के ऊपर बात करेंगे। ये बहुत अहम मौजू है और इसी को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ प्रेसिडेंट इकरा यूनिवर्सिटी हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं, प्रोफेसर डॉक्टर वसीम काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सर सबसे पहले तो हम लोग वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका मुझे मदऊ करने के लिए। थैंक यू फॉर कमिंग सर। सबसे पहले तो इटसेल्फ इस टॉपिक के बारे में बताइएगा कि ये टॉपिक किस किस्म का है और इसकी बेस का आगाज कहाँ से होना चाहिए, स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर या यूनिवर्सिटी में? देखिए, पहली बात तो ये कि अदम बर्दाश्त हो या इंतहा पसंदी हो, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि अदम बर्दाश्त होता क्यों है, इसको पहले जाना जाए, इसका हमारे माशरे से क्या ताल्लुक़ है उसको जाना जाए, और वो कौन से अवामिल हैं जो इस अदम बर्दाश्त को फ़रोग़ देते हैं। तो जो बुनियादी अवामिल हैं जो इस अदम बर्दाश्त को फ़रोग़ देते हैं, वो वसाइल की और अपॉर्चुनिटीज़ की मसावी तकसीम ना होना या वसाइल का मसावी तौर पे लोगों को अवेलेबल ना होना, इसको जन्म देता है, नंबर वन। दूसरी बात रही इस बात की कि ये अदम बर्दाश्त जो है, इसका सद्देबाब
तालीमी इदारों में किस तरह से किया जाए। तो इस पहलू का अगर आप जायज़ा लें तो इसको आपको थोड़ा सा दूर से शुरू करना पड़ेगा कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने आपका मकसद तालीम जो है वो माशी हुसूल के साथ जोड़ दिया, तो और उसके अंदर शऊरी नशोनुमा का समहाव पहलू जो था वो अब सानवी हो गया, और उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पहलू आ गया वो ये कि अपने आप को माशी तौर पे कैसे मुस्तहकम करेंगे। उस किस्म की तालीम जब दी जाने लगी, और ये बाकायदा ना सिर्फ ये कि उधर से शुरू हुआ जामियात की सतह पे, बल्कि ये स्कूल के दर्जे की सतह पे भी चला गया कि हमारी डिक्शन क्या होगी, हमारा गुफ्तार क्या होगा, हमारा रवैया क्या होगा, और सारा रवैया और सारी डिक्शन जो थी वो माशी इस्तेकाम और मईशत के साथ जोड़ दी गई। तो ये एक बुनियादी एक्चुअली वजह बना यहाँ पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर अदम बर्दाश्त को फ़रोग देने के लिए और इंतहा पसंदी को की एक लहर को जन्म देने के लिए। अच्छा सर, क्योंकि आपने माशी इस्तेकाम के लिए आपने कहा कि उस तरफ सारी तवज्जो दे दी गई, अल्टीमेटली ये ज़रूरी भी तो है, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि हम एक ऐसा निज़ाम तालीम चाहते हैं ताकि हमारे जो नौजवान हैं, जो तलबा हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, वो इस काबिल हो सकें कि माशरती तरक्की में भी हिस्सा डालें, इकनॉमिकली खुद भी स्टेबल हो। अगर निज़ाम तालीम से वो चीज़ें निकाल देंगे तो अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में कैसे आएगा जो यूज़फुल भी हो। अगर स्किल सेट ही नहीं होगा तो फिर वो बंदा माशरे का फ़ाल रुकन कैसे बनेगा। इसके साथ हम कैसे क्लब करें अपने उस करिकुलम को जो इंतहा पसंदी को काउंटर करे। बेटा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल तुमने किया है। माशी इस्तेकाम के साथ साथ माशरे की नशोनुमा जो है और उसकी जो अफजाइश है उसकी भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। यानी हमें अपने निसाब की सतह पर शऊर के इर्तिक़ा को और सोच के इर्तिक़ा को और इंसानों के रवैयों को भी इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी इस्तेकाम ख्वाह वो माशी हो वो माशरती हो, वो जब तक नहीं आ सकता जब तक वो इंसान की नफ्सियात का, इंसान की समाजियात का और इंसान की इक्तसादियात का मुकम्मल तौर पर अहाता ना कर ले। तो ये एक निसाब की सतह पर जो तुमने अभी कहा, बिल्कुल हमें ऐसे ही करने की ज़रूरत है कि हमें एक निसाबी सतह पर एक ऐसी मरबूत हिकमत अमली की ज़रूरत है कि जिसके अंदर हम तमाम चीज़ों का अहाता कर सकें। सर अच्छा, इसी के साथ साथ ये भी बताइएगा कि ये आपने बता दिया कि हमें करना है, लेकिन हमने करना कहाँ से है, किस लेवल से? वही मेरा सवाल था कि हम लोग इसको स्कूल लेवल पर बच्चों को बताना शुरू करें अपने डेली लेक्चर्स में, या कॉलेज लेवल पर लेकर जाएं, या हफ्तावार इसके लेक्चर्स होने चाहिए, या यूनिवर्सिटी लेवल पर, ये ताकि बच्चे थोड़े से मैच्योर हो जाएं, उनको ये समझ आ जाए जब वो नौकरियों के लिए निकलते हैं बाहर, तब उनको ये समझ होनी चाहिए कि आपने कौन सा जो है वो राइट डायरेक्शन है, कौन सी रॉन्ग डायरेक्शन है। देखो, मैं थोड़ा सा स्कूल से पहले से शुरू करता हूँ। अगर तुम ये देखो कि हमारे आसपास देखो तो हमारे बच्चों में कोई भी तफरीक नहीं होती कि कौन काला है, कौन गोरा है, कौन सी ज़बान बोलता है, कौन सी ज़बान नहीं बोलता। वो एक दूसरे के साथ मुस्कुराहट के अंदर और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप में जो है वो पहल करते हैं और बाकायदा दोस्ती में पहल करते हैं। रवैया वहाँ पे ख़राब होना शुरू होता है जब हमारी ख़ानदान की सतह पर, यानी फैमिली की सतह पर, हम लोग एक अज़बियत को या एक लसानियत को जन्म देना शुरू कर देते हैं। और ये ज़रूरी बच्चों को सिर्फ पढ़ाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसके लिए एक फैमिली की ट्रेनिंग की भी बहुत ज़रूरत है, माँ बाप और पेरेंटिंग की भी बहुत ज़रूरत है कि आप अपनी जो डिक्शन है उसको कैसे बेहतर करें जब आप अपने बच्चों को की परवरिश कर रहे होते हैं, ख्वाह वो स्कूल जाने से पहले की हो। सही, ये बेसिक लेवल पे बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, हम एक टैबू के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि बहुत से टॉपिक्स को हम लेबल कर देते हैं एज सेंसिटिव टॉपिक, हम उस पर बात नहीं करते, उसको जामियात में भी अवॉइड किया जाता है, अक्सर माशरे में भी उन पर बात नहीं होती। हम इन टैबूज़ को कैसे ख़त्म करें, मुकालमे और दलील के कल्चर को कैसे फ़रोग दें कि बात भी करनी है और बात दलील के साथ करनी है, ऊंची आवाज़ किसी बात के ठीक होने का या उसके दुरुस्त होने की दलील नहीं हो सकती। देखिए, हुआ ये कि अगर आप तारीख़ का अहाता करें और बिलखुसूस मुसलमानों की तारीख़ का अहाता करें, तो हमने अपनी तारीख़ को एक तहाफ़तुल फ़िलासफ़ा की किताब पर जाकर मुकम्मल करार दे दिया
और वो जो मुकदमा तारीख था इब्न खल्दून का, उसको समहाव सही से समझ नहीं पाए। और अगर हम उसको सही से समझते तो हमें मंतक की सतह पे एक बात ये समझ में आती जो कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में समझ में आ गई थी, और वो ये थी कि जो भी मतजात रवैये होते हैं उनसे ही एक नया ख्याल जन्म लेता है और एक नई जिंदगी जन्म लेती है। अब हमने ये क्या किया, हमने ये किया कि तजादात को जो है वो के इनहराफ को और तजादात को एक दूसरे के लिए बाकायदा मौजूद गुफ्तगू बना लिया। हमें ये मौजूद गुफ्तगू बनाने की ज़रूरत है कि तजादात से नई ज़िंदगी और नया ख्याल कैसे जन्म लेता है। एक तरफ तो ये बात हुई, दूसरी तरफ जो आपने कहा कि हम किस तरह से इसको अपने निसाब के अंदर शामिल कर सकते हैं, तो इसको निसाब के अंदर शामिल करने के लिए एक बहुत अहम इस्तिलाह होती थी हमारे ज़माने में जिसको हम कहते थे यूनिवर्सिटी कल्चर। और वो यूनिवर्सिटी कल्चर जो है समहाउ हमारी यूनिवर्सिटीज़ में से मिस होता जा रहा है। आपको याद होगा कि बियॉन्ड क्लासरूम एक्टिविटीज़ जो थी, जो इनटेंजिबल करिकुलम था हमारा, जो कि टेंजिबल करिकुलम नहीं था, उसको बाकायदा स्ट्रेंथन किया जाता था। और हमारे बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती थी जो क्लासरूम से बियॉन्ड एक्टिविटीज़ थी, और वही चीज़ आपकी तरबियत करती थी, वही आपकी शख्सियत साजी करती थी, वही आपकी किरदार साजी करती थी, और वही आपके शऊर की नशोनुमा करती थी। तो ऐसी हिकमत अमली को फ़रोग देने की ज़रूरत है जो बियॉन्ड क्लासरूम एक्टिविटीज़ हों। और अब तो हम लोग बाकायदा टेक्नोलॉजी के दौर में ज़िंदा हैं। हम लोग बियॉन्ड क्लासरूम के एक्टिविटीज़ के अंदर टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं आपकी खबर सुन रहा था व्हाट्सएप के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से, तो कई ऐसे हमारे पास वसाइल मौजूद हैं जिसके थ्रू हम इन तमाम चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है सर, सवाल यही था कि आपने बोला कि हमने ये इस कल्चर से दूर हो गए हैं। अब ये कल्चर हम लोग देखते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेजेस के अंदर आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहा है, लेकिन उसमें भी हमारे इंटरेस्ट जो है ना वो कुछ और है। उसमें हम लोग मॉडर्न सोसाइटी की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, वेस्ट कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन जो अपना क्रक्स है जिसके ऊपर आज भी हम लोग डिबेट कर रहे हैं, ये फिर भी उन पॉइंट्स के अंदर जो की फैक्टर्स हैं उनमें मिस है। देखिए, शनाख्त का ताल्लुक कतई तौर पर, जैसे आइडेंटिफाई करना चाहते हैं अपने आप को, सेल्फ आइडेंटिटी का ताल्लुक कतई तौर पे इस बात पे नहीं है कि आप नए ख्यालात को ना सीखें और नए रवैयों को ना अपनाएं। ख्यालात का ताल्लुक ये है कि जो भी रिवायत, जो इस किस्म की भी रिवायत अगर आपको आगे बढ़ने से रोक रही है और तरक्की करने से रोक रही है, तो वो रिवायत जो है वो एक बोसीदा रिवायत होती है, उसका ख़त्म हो जाना ही बेहतर होता है इस माशरे के लिए। लेकिन रिवायात जो हैं वो बाकायदा आपको शनाख्त भी देती हैं, तो ऐसी रिवायात जो आपकी शनाख्त की अलामत हैं उनको बाकायदा हमें प्रिजर्व करना चाहिए और उनको फ़रोग देना चाहिए। सर, शनाख्त के साथ साथ एक और चीज़ जिसका आपने पहले भी जिक्र किया, वो भी हमारी शनाख्त थी। डिबेटिंग सोसाइटीज़ हुआ करती थी, ड्रामा क्लब हुआ करते थे यूनिवर्सिटीज़ में, बच्चों को अपनी सलाहियतों को यूटिलाइज करने का मौका मिलता था। क्या आज के दौर में प्लेटफॉर्म्स की कमी है कि वो अपनी एबिलिटीज़ को यूटिलाइज कर सकें? बेटा, मुझे तो ऐसा लगता है प्लेटफॉर्म से ज़्यादा जो है वो पार्टिसिपेशन की कमी नज़र आती है तलबा की सतह पे। असल में हम जिस जनरेशन से मुखातिब हैं, हम वो जेनजी जनरेशन कहलाती है। उस जेनजी जनरेशन का जो प्लेटफॉर्म है वो नहीं है जो जामियात का प्लेटफॉर्म है। वो जेनजी जनरेशन का जो प्लेटफॉर्म है वो इंस्टा है, वो फेसबुक है, वो सोशल मीडिया का नेटवर्क है। तो हमें जहां जामियात को काम करने की ज़रूरत है वो ये है कि इनको कैसे अपने निसाब के अंदर और अपनी टीचिंग मेथडोलॉजीज के अंदर अडॉप्ट करें और अपनी जेनजी जनरेशन के साथ जो हमारा जनरेशन गैप बढ़ता जा रहा है उसको ओवरकम करने की कोशिश करें। तो पार्टिसिपेशन और इंगेजमेंट को जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत है। प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म और के अंदर इंगेज कैसे होना, यानी मुझे ये नहीं देखना कि मेरे बच्चे को कैसे एंगेज होना है, बल्कि मुझे ये देखना है कि ये जो नई टेक्नोलॉजी है उसके अंदर मैं कैसे एंगेज कर सकता हूं बच्चों के साथ। ठीक है, और जहां तक आपने बात की सर जनरेशन गैप की, ये इटसेल्फ एक बड़ा अगेन टॉपिक है जिसके ऊपर जितनी बात की जाए वो कम है। आपको लगता है कि पहले का दौर जिस तरह होता था, हम लोग अपने बुजुर्गों के पास बैठा करते थे या हमें पिछले दौर की कहानियां सुनने को मिलती थी,
अब सोशल मीडिया चूंकि हमारी पिछली जनरेशन के लोग जो यूज़ करते हैं वो इतना एक्सेस जो है उसको देखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर अपना कंटेंट शेयर नहीं कर रहे। हमारी जो जेनजी आपने बात की या मिलीनियल्स की भी अगर थोड़ी बहुत हम लोग बात करें 90s से ऊपर, तो वो लोग कुछ कंटेंट में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि वो वाला अदबी माहौल जो है वो घरों के अंदर जो होता था, जब आप किसी नाना के यहाँ जाते थे, दादा के यहाँ जाते थे, वो कल्चर दोबारा से रिवाइव होने की ज़रूरत है। और आपने सोशल मीडिया की बिल्कुल ठीक बात की, लेकिन सोशल मीडिया से हट के फिजिकल प्रेजेंस भी इस वक्त बहुत ज़रूरत है। दोनों चीज़ें एक तवाज़ुन के साथ और एक एतदाल के साथ हमेशा ज़रूरी रहेंगी कि नई जिद्दत जो आ रही है उसको कैसे अडॉप्ट करना है और पुरानी रिवायत को कैसे फ़रोग देना है, ये हमेशा रहेगा। तुमने जो बहुत अच्छी बात की वो ये बात की कि कंटेंट डेवलप करने की ज़रूरत है, बच्चों को इंगेज करने की ज़रूरत है। आज हमारे नाना दादा क्यों उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं हमारे बच्चों के साथ? क्योंकि हमारे बच्चों की ज़बान और हमारे बच्चों की गुफ्तार और हमारे बच्चों के रवैये जो हैं वो टेक्नोलॉजी की तरफ बिल्कुल ही चले गए हैं। वो फिज़िकल प्रेजेंस और फिज़िकल प्रॉक्सिमिटी की तरफ से निकलते जा रहे हैं। तो ये एक दुनिया है जिस दुनिया को हमें बाकायदा अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, हमारे मिलीनियल्स को भी, जेनजी को भी, और हम जैसे बुजुर्ग लोग को भी जिनका ना ताल्लुक मिलीनियल से ना जेनजी से। क्या सोशल मीडिया की जो दुनिया है इसको रेगुलेट किया जा सकता है? भाई रेगुलेट तो किसी भी चीज़ को नहीं किया जा सकता। आप इसको आप बाकायदा अडॉप्ट कर सकते हैं, इसको आप अपने किसी रियासती कानून के तहत और अपने किसी हायर एजुकेशन फ़िलासफ़ी के तहत आप इसको बाकायदा अपने कल्चर के अंदर मुतारिफ करा सकते हैं और अपने बच्चों को इस बात की समझ दे सकते हैं कि वो सेल्फ रेगुलेट इसको कैसे करें। कोई भी चीज़ इम्पोज करके रेगुलेट नहीं की जा सकती। हमको जो तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हमें ऐसी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की जाएं कि हमारा बच्चा खुद सोशल मीडिया को रेगुलेट कर सके सेल्फ रेगुलेशन की सतह पर। ठीक है, नहीं सेल्फ रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। अगर इम्पोज किया जाए तो आपके ख्याल में ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं होगा कि हम कोई ऐसा ज़ाब्ता अखलाक बना दें जो कि हम कहें कि ये सारे लोग अडॉप्ट कर ले। ठीक हो गया सर, नौजवान नस्ल को शिद्दत पसंदी से बचाना एक बड़ा मसला। ये तो हम उन बेस लाइन्स पे बात कर रहे हैं जो कि माशरे में बहुत ज़्यादा सराहियत कर चुकी है, क्योंकि इन बेस लाइन्स पे अगर बात नहीं करेंगे तो जो मेन प्रॉब्लम है उस तक नहीं पहुँचेंगे। अब आ जाते हैं मेन प्रॉब्लम की तरफ। शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी, ये तीन मुख्तलिफ शक्लें हैं जो एक ही तरह से हमारे सामने आती हैं। हम देखते हैं कि एक पढ़ा लिखा नौजवान भी एक्सप्लॉइट होता है दहशत गर्दों के हाथों। एक अनपढ़ नौजवान, उसको तो गेज करना बहुत ही आसान है, उनके बाएं हाथ का काम है। अब हम अपनी इस नस्ल को उनसे बचाएं कैसे? देखिए, वो आपकी नस्ल को बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं उसको समझिए और हमें उसी नैरेटिव को काउंटर करना पड़ेगा। वो आपकी नस्ल को बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर आपको लाफानियत हासिल करनी है, इमोर्टैलिटी हासिल करनी है, तो आप तशद्दुद की तरफ पर आमादा हो जाएं। लेकिन अगर आप अपने अस्वाए हसना को देखें, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरतुन नबी को देखें, तो आपको नज़र आएगा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इब्तिदाई ज़िंदगी है, जो रिसालत से पहले की ज़िंदगी और फिर जो रिसालत के बाद की ज़िंदगी है, अगर हम किसी तरीके से उसको बाकायदा रोशनास कराएं और अपने बच्चों को दोबारा से उस ज़िंदगी के बारे में बताने की कोशिश करें, तो मुझे बड़ा कवी इम्कान है कि हमारे बच्चे उसकी तरफ राग़िब होंगे, क्योंकि उन्होंने आपकी क़दामत पसंदी को, ना सोचने वाली रविश को ही एक्चुअली हिट किया है। और आपको जो हिट करना है वो हिट ये करना है कि हमारे नबी के जो अफ़कार थे, हमारी नबी की जो अस्वाए हसना थी, वो कैसे इस सुन्नत की सतह पे हमें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। मैंने अभी पिछले दिनों एक प्रोग्राम में मेरे जाने का इत्तेफाक हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा एक लगा कि पाकिस्तान की सतह पे, रियासती सतह पे बहुत तमाम मदारिस ने एक बाकायदा एक पैगाम जिसका नाम है पैगाम पाकिस्तान के नाम से पास किया है, जिसके अंदर तमाम मदारिस और तमाम जामियात का एक बाकायदा ये प्रोग्राम है जिसको पैगाम पाकिस्तान कहते हैं। और उन्होंने बहुत सारे इसके अंदर जो है चीज़ें इनकॉर्पोरेट की हैं। तो
तो अगर आप लोग का भी उसकी तरफ ध्यान हो तो उस पर भी प्रोग्राम कीजिए। उसके अंदर बहुत मेन स्ट्रीमिंग भी है मदरसों की, और जामियात की भी मेन स्ट्रीमिंग है अपनी इंटेलेक्चुअल थॉट की, अपनी सोशल थॉट के साथ और अपनी रिलीजियस थॉट के साथ। सर आखिरी कुछ मिनट्स हमारे पास चल रहे हैं, तो मैं एक सवाल, आपने चूंकि मदारिस का जिक्र कर दिया और जब हम लोग मजहबी इंतहा पसंदी की बात करें तो इसको रिलेट करना बहुत ज़रूरी है। सर हमारे यहाँ ये दो एजुकेशन सिस्टम, एक हमारा ये रेगुलर एजुकेशन सिस्टम यूनिवर्सिटी कॉलेज चल रहा है और एक मदारिस का सिस्टम। आपको नहीं लगता कि इन दोनों बच्चों के दरमियान गैप है और इन दोनों की इंटरेक्टिविटीज भी होनी चाहिए? इस्लामिक स्कॉलर्स इनको लेक्चर्स दें या दूसरी तरफ से हम लोग जिनको मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं वही लेक्चर्स दें, लेकिन इन दोनों बच्चों की आपस में इंटरेक्टिविटी हो। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए, और यही इस पूरे माशरे के अंदर इस्तेकाम की वाहिद जो है समझिए दलील होगी कि जब हम अपने माशरे के मुख्तलिफ तबका हाय फ़िक्र के लोगों को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करवाएं, एक दूसरे के मसाइल को समझने की जो है मौका दें। अभी मैं यही बता रहा था कि जामियात की सतह पर और मदारिस की सतह पर ये प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं, ये एक दूसरे के साथ बाकायदा इंटरेक्ट कर रहे हैं। दूसरी जो बात मैंने पहले आपको बताई कि आप चाहे ये मौके दें या ना दें, चाहे ये मौके आप दें या ना दें, सोशल मीडिया ने मौके दे दिए हैं, और सोशल मीडिया मॉडरेशन जो है वो बाकायदा करने की ज़रूरत है कि इन तमाम गुफ्तगू को और इन तमाम मुकालमों को सोशल मीडिया की सतह पर किस तरह से लाया जा सकता है। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया की सतह पर भी ये तमाम मुकालमे लाए जाए। सर आपने पहले एक बड़ी खूबसूरत बात की अपनी गुफ्तगू के दौरान कि उसवाए हसना से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, हम आने वाली नस्लों को, बच्चों को सिखा सकते हैं, और वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से सिर्फ इस्तिफादा कर लें तो ज़िंदगी समझ सकती है। लेकिन सर एक प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि हम अपने बच्चों को ज़ाहिर है जामियात में, तालीमी इदारों में यही सिखाते हैं कि कुरान और सुन्नत से हमने कैसे फ़ायदा हासिल करना है और हमारा मज़हब हमें क्या सिखा रहा है, लेकिन हमें जिनके लिए काउंटर नैरेटिव बिल्ड करना है, हमें जिनसे बचना है, वो भी कुरान और सुन्नत के हवाले देते हैं लेकिन अपनी मर्जी की तशरीह करते हैं। ऐसे लोगों से बचाना एक मुश्किल टास्क इसलिए है कि यहाँ भी कुरान और सुन्नत की बात हो रही है, वहाँ भी कुरान और सुन्नत की बात हो रही है, वहाँ पे मिस इंटरप्रेट हो रही है। उस मिस इंटरप्रेशन को हम कैसे दुरुस्त कर सकते हैं? रोल मॉडल बन के देखिए, हुकूकुल इबाद का आपने सबसे पहले तस्करा किया। अगर आप उसी के सिलसिले में रोल मॉडल हो जाएं, हम लोग इस्तादज़ा, ख़ानदान, माँ बाप और बड़े बहन भाई बाकायदा अगर रोल मॉडल हो जाएं तो ऑटोमेटिकली हम इस तमाम लहर से निजात हासिल कर सकते हैं जो इंतहा पसंदी की लहर है। आप ये देखिए, जब हम आपस में बात कर रहे होते हैं तो आपस में बात करते हुए भी हम झुंझला जाते हैं, क्योंकि हमारे पास आर्गूमेंट इतना तवाना नहीं होता कि एक दूसरे की दलील को इस्तदलाली सतह पर कायल कर सके या माकूल किया जा सके। तो हमें जो है अपनी दलील को तवाना बनाने की ज़रूरत है, ना कि अपनी आवाज़ को, जैसे आपने कहा कि ऊंचा करने की ज़रूरत है। आवाज़ ऊंचा होना इंतहा पसंदीदी का जो है वो नमू होता है, और दलील का तवाना होना शऊर के इर्तिका की दलील होता है। तो ये बुनियादी चीज़ है जो हमें समझने की ज़रूरत है कि जब तक हम अपने आप को रोल मॉडल नहीं बनाएंगे और अपनी दलील को, अपनी रीज़न को स्ट्रांग नहीं करेंगे अपने रवैयों के साथ मिलाकर, तो हम कभी भी इस इंतहा पसंदी जैसे मूजी मर्ज से निजात हासिल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अब हम लोग इसको, आखिरी सवाल मेरा होगा सर आपसे कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है? हम लोग एक कलेक्टिव एफर्ट की बात कर रहे हैं, जामियात की सूरत में या घर में तरबियत की सूरत में, सोशल मीडिया पर, लेकिन एक इंडिविजुअल हैसियत में हमें मुताले की ज़रूरत है, इस वक्त रिसर्च की ज़रूरत है, या हमें अपने आप को दुरुस्त करके हुकूकुल इबाद का जो बार बार हम लोग जिक्र कर रहे हैं उसी के ऊपर हम लोग अगर अमल पैरा हो जाएं तो बहुत सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे? अब बिल्कुल तुमने सही कहा। देखो, इस्लाह जो होती है वो इनफरादी सतह पे शुरू होती है और फिर वो माशरे की सतह पर खुद ब खुद फैल जाती है। तो अगर हम देखें इनफरादी सतह पर, तो हमारी सिफ़ात जो हैं और हमारे औसाफ जो हैं उनके मुहर्रिकात क्या क्या हैं। हमारे मुहर्रिकात, जैसे मैंने अभी पहले अर्ज़ किया
कि महर्रकात हमारी तमाम रवैयों के जो हैं वो एक्चुअली ये हैं कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर सहूलत कैसे पैदा करें, हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाएं, ये नहीं है, बल्कि सहूलत कैसे पैदा करें कि वो जो कैपिटलिस्ट माशरा है उसको हम लोग उस लाइफ को कैसे अडॉप्ट कर सकें। जबकि अगर हम देखें हमारे अस्वाए हसना को, तो हमारी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाना है, पुरसुकून कैसे बनाना है, हमारा रूहानी ताल्लुक़ दुनिया से और अल्लाह ताला से और अल्लाह ताला की उस मखलूक के साथ कैसा है, ये है अस्वाए हसना। और जबकि कैपिटलिस्ट माशरा जो है वो ये है कि हमारे पास गाड़ी कैसी है, हमारे पास सूट कैसा है, हमारे पास किस ब्रांड की चीज़ मौजूद है और किस ब्रांड की चीज़ मौजूद नहीं है। तो जब ये चीज़ें होंगी जो कि दुनियावी सतह पर आपको नज़र आने वाली चीज़ें होंगी, तो इस तफरीक के नतीजे में भी अदम बर्दाश्त जो है वो जन्म लेता है। और अगर आपको रूहानी ताल्लुक़ की बात करेंगे तो उसके अंदर अदम बर्दाश्त नहीं बल्कि एक पीस ऑफ माइंड जन्म लेता है। दुरुस्त दुरुस्त। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वसीम काजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, प्रेसिडेंट इक्रा यूनिवर्सिटी, हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। और यकीनी तौर पर इस वक्त ज़रूरत है कि हम लोग अब समझें और अपना किबला दुरुस्त कर लें। सुबह पाकिस्तान में एक ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक से वापस आएंगे और बढ़ेंगे अपने दूसरे गेस्ट की तरफ, दूसरे टॉपिक की तरफ। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक जनाब नजम। मैंने ब्रेक के बाद आपके लिए एक सरप्राइज रखा हुआ है। सरप्राइज ये है कि हम स्ट्रॉन्ग वुमेन की बात करते हैं ना प्रोग्राम के स्टार्ट में, तो मैं आपको एक ऐसी खातून से मिलवाने वाली हूँ जो माशाल्लाह एक अवार्ड अपने नाम कर चुकी हैं। शी इज़ वेरी ब्रेनी। और जो नहीं, वैसे तो कई अवार्ड्स हैं लेकिन ये जो अवार्ड है ये बड़ा स्पेशल है, ब्रेन ऑफ द ईयर अवार्ड। और ये मिला है पाकिस्तानी खातून सनिया आलम को। बरतानिया में ये अवार्ड दिया गया है और बरतानवी ब्रेन ट्रस्ट की तरफ से ये अवार्ड था। तंजीम की जानिब से जहानत का एक मुकाबला करवाया गया था जिसमें 15 ममालिक के मर्द और खवातीन थे, उन सब में शी वॉज द बेस्ट। सनिया आलम को ये अवार्ड ट्रस्ट के चेयरमैन और ग्रैंड शतरंज के मास्टर रेमिंडकेन OBE ने लंदन में मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान दिया। और ये अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी खातून है। इससे पहले किसी खातून को ये अवार्ड नहीं मिला। और 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ वर्ल्ड मेमोरी, वर्ल्ड स्पीड रीडिंग और वर्ल्ड माइंड मैपिंग चैंपियनशिप में भी कामयाबियां हासिल कर चुकी है। क्या बात है, नेशनल इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। और पाकिस्तान में भी ये अवार्ड जीत चुकी हैं। लास्ट शहबाज शरीफ साहब ने इनको अवार्ड दिया था और उसके अलावा जो बाइडन US प्रेसिडेंट ने इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया है। पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है, ऐसे चेहरे जब सामने आते रहते हैं, पाकिस्तान के एक पॉजिटिव इमेज और पाकिस्तान के बच्चे और पाकिस्तान के लोग जब सामने आते हैं, हमेशा एक दिली खुशी होती है इसको डिस्कस करते हुए भी, इनसे बात करते हुए भी। सो हमें ये ज्वाइन कर रही हैं इस वक्त। लेकिन उससे पहले एक मैं आप लोगों को चीज़ बताता चलूँ, ये ब्रेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है ये 2023 एंड 2024 जो इसमें दोनों में बरकरार रहेगा, यानी कि फरवरी 23 से जनवरी 24 तक ये अवार्ड इन्हीं के नाम रहेगा। और एक और अच्छी बात ये कि इससे पहले जिन जिन शख्सियात ने ये अवार्ड जीता है, अगर आप लोग उनके नाम ही सुन ले और उनमें एक ही शख्स है स्टीफन हॉकिंग का अगर हम लोग नाम कर लें तो आप लोग सोच लेंगे किस लेवल की हम लोग बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी सनिया आलम, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं वीडियो लिंक के जरिए। अस्सलाम वालेकुम सनिया, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बहुत बहुत मुबारक हो ब्रेन ऑफ द ईयर की भी और आपकी तमाम एफर्ट्स के लिए, और आपने जितने अवार्ड्स जीते हैं पाकिस्तान के, जिस तरीके से आपने नाम रोशन किया। कुछ बताइएगा, थोड़ा सा अपने बारे में पहले बताइएगा और फिर इस अवार्ड के बारे में। जी नजम और सलमा, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जी मैं जो हूँ, ये जो आपने अवार्ड के जिस बारे में बताया ब्रेन ऑफ द ईयर, बेसिकली ये मुझे मिला है UK की एक ऑर्गेनाइजेशन है ब्रेन ट्रस्ट जो 32 साल से इस्टेब्लिश्ड है लंदन में। और इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन, के एजुकेशन पे ये लोग काम कर रहे हैं। और हर साल ये लोग जो है एक ऐसे शख्स को चुनते हैं जिसको ये ब्रेन ऑफ द ईयर अवार्ड दे सके। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी फील्ड में, अपने काम में महारत हासिल की हो और एक ऐसा इम्पैक्टफुल काम किया जिससे दुनिया में, मुल्क में तब्दीली आई हो। तो जो लंदन में इसकी बाकायदा पूरी एक सेरेमनी हुई थी, इसकी एक सिलेक्शन कमेटी है जो ये एस्टैब्लिश करती है कि किसको ये अवार्ड जाना चाहिए, जिसमें प्रिंस, प्रोफेसर्स, रेमंड कीन जैसे आपने मेंशन किया वो खुद भी है। तो इस साल अवार्ड
माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ऑनर की बात है हमारे लिए सनिया कि इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं आप। यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। अच्छा, आपने इसके लिए कोई ख़ास तैयारी की थी, कुछ ख़ास मेहनत की थी? क्योंकि बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि सनिया क्या बहुत अच्छी स्टूडेंट भी है। वैसे तो अवार्ड से हमें पता चल ही जाता है, लेकिन ज़ाहिर है स्टूडेंट लाइफ मुख्तलिफ होती है, इसके लिए आपने ज़रूर कुछ ना कुछ स्पेशल किया होगा। सलमा, इसके लिए मैंने ये किया था कि मैंने बताते चलूँ आपको कि जिस फील्ड में मुझे ये अवार्ड मिला था, ब्रेन ऑफ द ईयर, वो मुझे मेरे एजुकेशन के काम के लिए मिला था। कि मैंने जो पाकिस्तान में और दुनिया भर में एजुकेशन को बेहतर करने के लिए काम किया है। तो मेरा एक अदारा है फ्यूचरिस्टिक लर्निंग इंस्टीट्यूट के नाम से, कराची में भी है, अमेरिका में भी है। और इस इदारे के जरिए हम ये कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान में सुपर लर्निंग टेक्नोलॉजीज लेकर आए हैं। कि सुपर लर्निंग का मतलब है कि कैसे कम टाइम में तेजी से और ज्यादा इंसान सीख सकता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है। तो ये सुपर लर्निंग की टेक्नोलॉजी जो है हम पाकिस्तान में लेकर आए। तो इस इदारे के जरिए मैं स्टूडेंट्स को ट्रेन करती हूँ, मैं लार्ज कॉर्पोरेशंस को ट्रेन करती हूँ। ठीक है। और सनिया, थोड़ा सा इसको आप थोड़ा सा और एलेबरेट कर देंगी कि किस तरीके से ये ज्यादा वक्त में आप थोड़ी चीजें नहीं, थोड़े वक्त में ज्यादा चीजें कैसी जो है वो आप कवर कर रही हैं? सुपर लर्निंग का ये प्रोसेस है क्या? कहाँ से लोग आप तक पहुंच सकते हैं? आपकी एकेडमी के थ्रू सिर्फ मिल सकता है या आप डिफरेंट इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशंस भी कर रही हैं? जी नजम, हमारा ही इदारा है जो ये काम कर रहा है और हम वाहिद हैं पाकिस्तान में जो ये काम कर रहे हैं। और सुपर लर्निंग हम कैसे करवाते हैं कि फॉर एग्जांपल पूरा इसका जो एम है और जिसके बुनियाद पर ये पूरी सुपर लर्निंग की टेक्नोलॉजीज एस्टैब्लिश्ड है, वो ये है कि इंसान का दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, लेकिन हम में से कितने लोग हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो या कोई प्रोफेशनल हो या कोई लीडर हो, हम में से कितने लोग हैं जो अपने दिमाग का फुल पोटेंशियल इस्तेमाल कर रहे हैं? ठीक है, बहुत मतलब फ्रैक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ है जो अपना फुल पोटेंशियल इस्तेमाल कर रही होगी। वो इसलिए कि हम में से किसी को पता नहीं है नजम और सर। ठीक है, हम में से हमें ये तो पता है कि हमारे स्मार्टफोन या हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनको कैसे इस्तेमाल करना है, लेकिन ये जो इंसान का बिल्ट इन एक जहानत वाला सिस्टम है, ये इस्तेमाल करना नहीं आता। सो सुपर लर्निंग वो टेक्निक आपको सिखाते हैं जिसके जरिए आप ये कर सकते हैं, अपनी प्रोसेसिंग पावर, थिंकिंग पावर्स, प्रोडक्टिविटी, लर्निंग, इस सबको एनहांस कर सकते हैं। ठीक। सनिया, कौन से लोग होते हैं जो सुपर लर्निंग के लिए आपके पास आते हैं? क्या उसके लिए कोई क्राइटेरिया भी रखा गया है कि अगर इस लेवल तक आपका ब्रेन काम करता है या आप इतने लायक हैं या ये चीज़ें आपको आती हैं तो फिर आप सुपर लर्निंग के लिए एडमिशन ले सकते हैं या वो कोर्स अवेल कर सकते हैं? और हम भी ले सकते हैं क्या एडमिशन सुपर लर्निंग के लिए? एलिजिबल? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी ओनली क्राइटेरिया है कि उम्र 10 साल से लेके ऑनवर्ड्स एनी एज, और इसका प्रोफेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका किसी भी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। As long as आप basically if you're willing to learn and become a superhuman super learner, that's all that's required. And again थोड़ा सा और भी इसको elaborate कर दूं कि super learning में exactly what we mean. तो फॉर एग्जाम्पल सुपर लर्निंग में आ जाता है यादाश्त कैसे सही होती है, स्पीड रीडिंग यानी आप तेजी से कैसे पढ़ सकते हैं, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं, माइंड मैपिंग कैसे इंफॉर्मेशन को समराइज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। तो इन तीन इनको हम कहते हैं 3 पिलर्स ऑफ एजुकेशन, मेमोरी, स्पीड रीडिंग एंड माइंड मैपिंग। ये आप अगर किसी भी बच्चे को आप ये हुनर दे दें, ये स्किल्स दे दें और किसी भी प्रोफेशनल को आप ये दे दें तो वो अपना जो प्रोडक्टिविटी लेवल है उनका वो स्काई रॉकेट कर जाएगा। वो इतने पावरफुल टूल्स हैं ये। और ये हुनर किसने दिया? एक्सक्यूज मी, सुपर लर्निंग जो टेक्निक्स हैं इसकी कुछ चीजें मैंने अपनी पढ़ाई में इस्तेमाल की थी। सॉरी, मेरी थोड़ी खांसी हो रही है, आपका गला थोड़ा सा और नो डाउट जितनी आपकी अचीवमेंट है, जिस तरीके से आप काम कर रही हैं और आपने जो चीज़ें मेंशन की हैं ना सुपर लर्निंग के लिए, जिसमें रीडिंग टेस्ट है और स्पीड रीडिंग है, और इन्हीं के 4 आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है उसमें नाम आपने दर्ज करवाया। सो ये आप टीम लीड कर रही थी, आपके अंडर स्टूडेंट्स थे या आपने खुद अप्लाई किया था? ये क्या था जो 4 ये गिनीज रिकॉर्ड है आपके? अच्छा नजम और सलमा, ये है जो मैंने आपको बोला ना कि हमारा इदारा है वो ये काम करता है। तो जब हम आपको ये बोलते हैं कि ओके आप फ्यूचरिस्टिक लर्निंग के पास आए, आप हमारे पास आए, हम आपकी यादाश्त 3 दिन के कोर्स में सही कर सकते हैं, हम आपकी स्पीड रीडिंग स्किल्स 3 दिन के कोर्स में बेहतर कर सकते हैं, हम आपको माइंड मैपिंग की स्किल्स 3 दिन के कोर्स में दे सकते हैं।
इसको साथ साथ इस चीज को साबित करने के लिए हमने क्या किया कि मैंने एक ग्रुप ऑफ यूथ जो यंगस्टर्स हैं पाकिस्तान के, कुछ यंगस्टर्स को मैंने लिया जो एवरेज स्टूडेंट्स थे, उनको मैंने ट्रेन किया। तो जिस तरह ओलंपिक्स होता है इस तरह माइंड स्पोर्ट्स होते हैं। तो ओलंपिक्स में आपकी फिजिकल स्किल्स को मेजर किया जाता है और माइंड स्पोर्ट्स में आपकी ज़हनी सलाहियतों को। तो इन ज़हनी सलाहियतों के कॉम्पिटिशन्स के लिए मैंने इन स्टूडेंट्स को ट्रेन किया और माशाल्लाह से बहुत कामयाबी हासिल की। एमा आलम माशाल्लाह। आवाज में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है, हम इसको फिक्स भी करते हैं सनिया। और साथ ये भी बताएं कि आपने बड़ा जबरदस्त ये एक सिस्टम बना रखा है, सुपर लर्निंग, स्पीड लर्निंग। ये तो मेरा ख्याल है हर स्कूल कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए बड़ा यूजफुल है। हमारे तमाम बच्चे जो हमें लगता है कि शायद उनका लर्निंग प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है या उनको एक चीज़ बार बार सिखानी पड़ती है, वो आम बच्चों से ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो मेरा ख्याल है हम स्कूल्स में जो एवरेज रिजल्ट्स होते हैं उनको भी बेहतर बना सकते हैं इससे, इजंट इट? बिल्कुल। जो जिस वजह से मुझे ब्रेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है वो इस विजनरी वर्क के लिए मिला है कि कैसे सुपर लर्निंग को हम एजुकेशन सिस्टम्स में लेकर आए। बच्चे को ये बताने से पहले कि ये किताब पढ़नी है, ये एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, और इससे पहले कि वो रट्टा मारे, आप उनको ये स्किल्स दें कि कैसे, अच्छा ये किताब है तो इसकी इंफॉर्मेशन कैसे दिमाग में स्टोर करनी है, ये किताब है तो इसको कैसे 1 साल के बजाय आप 1 दिन में पढ़ सकते हैं और इसका एग्जाम दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप फंडामेंटल स्किल्स हैं जो पहले स्टूडेंट्स को देना जरूरी है। एवरी सिंगल डे हम लोग अपने इदारे में ट्रेन कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स को, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, लॉयर्स को, हर फील्ड में। बल्कि मैं पाकिस्तान आर्मी को भी ट्रेन करती हूँ। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है। बेसिकली अगर आपके पास दिमाग है और आप चाहते हैं कि आप उसको ऑप्टिमम लेवल पे इस्तेमाल करें तो सुपर लर्निंग आपके लिए है। सनिया, मेरे पास भी दिमाग है, मैं भी चाहती हूँ कि सुपर लर्निंग के लिए एडमिशन सही बात है। क्या हम लोग, अच्छा ये भी अपना बता दीजिएगा, आपके ऑनलाइन आप लोग ये कर रहे हैं या स्पेसिफिकली फिजिकली प्रेजेंस होना पड़ता है? कराची में है, लाहौर में है, इस्लामाबाद में है? क्योंकि मुझे तो ये लगा कि इंटरनेशनल आपका ये प्लेटफॉर्म है, सो कैसे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल इंटरनेशनल ही है। तो ऑनलाइन पूरे ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो एट द कन्वीनियंस ऑफ योर टाइम एंड होम, आपको जब भी मौका मिले आप ये कर सकते हैं। और उसके अलावा साथ साथ हमने पूरा एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट हमने कराची में डिज़ाइन किया हुआ है पर्टिकुलरली इसी के लिए, जहाँ पे हम ये ट्रेनिंग्स कंडक्ट करते हैं एवरी सिंगल डे। तो जो लोग इन पर्सन लेना चाहते हैं वो इन पर्सन कराची में आ सकते हैं, वरना ऑनलाइन कोर्सेज ये सारे अवेलेबल हैं। वेरी नाइस, जबरदस्त। ये तो आपने सारा तरीक़ाकार भी बता दिया, क्राइटेरिया भी बता दिया। सनिया, आपका कोई मैसेज आपको देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए? बहुत से लोग आपकी तरह अचीवमेंट्स चाहते हैं लेकिन शायद कहीं कोई कमी रह जाती है, कोई तशनगी रह जाती है। तो हर लड़की या हर खातून जो आपको देख रही है वो सनिया आलम कैसे बने? वो सनिया आलम ऐसे बने कि हम जो पाकिस्तान में टेक्नोलॉजीज लेकर आए हैं वो पहले पाकिस्तान में नहीं थी। दुनिया के एडवांस तरीन मुल्कों में है लेकिन पाकिस्तान में नहीं थी। हम ये इसीलिए लेकर आए हैं पाकिस्तान में कि पाकिस्तान का मेंटल लिटरेसी रेट बढ़ सके, हम भी एडवांस तरीन मुल्कों में हमारा भी नाम शामिल हो सके। वो सिर्फ तब होगा जब पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के लोग, स्टूडेंट्स जो है इन सारी सलाहियतों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अगर आपको सनिया आलम बनना है तो हमारा इदारा इसीलिए हमने इस्टेब्लिश किया है कि आप जो मैंने किया है, जो मैं बनी हुई हूँ, जो मेरे चैंपियन स्टूडेंट्स बने हुए हैं, एमा आलम, शोमी, किसा, नबील, वो हर पाकिस्तान का हर बच्चा, हर बंदा बन सके। वेल, थैंक यू सो मच सनिया आलम। विश यू बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के प्लान्स के लिए, और इसी तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन करते जाएं और इसी तरीके से अपनी टीम तैयार करें जो पाकिस्तान को आगे बढ़ाते रहें। बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सुबह पाकिस्तान में वक्त हो एक ब्रेक का, वापस आएंगे और बढ़ेंगे बाकी प्रोग्राम की तरफ। हमारे साथ रहें। बुरे तबसरे और बुरी बातें और जो माशरे में बदअबनी, बद अखलाक जो मुल्क के लिए और इंटरनेशनल सतह पे माशरे को ख़राब करने में जो चीज़ें किरदार अदा करती हैं, उन पे उससे बचना चाहिए।
वेलकम बैक जनाब। वैसे तो आप सबको मालूम ही है कि 14 फरवरी क्यों मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, लेकिन 7 से 14 फरवरी जो हफ्ता मनाया जाता है ना, ये भी मामला कुछ दिल का ही है, कुछ दिल की बात होती है, लेकिन बीमारी से मुतालिक होती है, बाकी चीज़ों से मुतालिक नहीं होती। अच्छा, जो दिल की बीमारियां हैं, ये ज़्यादातर ऑन ए सीरियस नोट उन मामलात पे बात होती है और मामलात से मुतालिक आगाही दी जाती है जो पैदाइशी तौर पे होते हैं। दिल के मसाइल, मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं, दिल के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होती है या उसकी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होती है, तो इससे मुतालिक आगाही दी जाती है इस हफ्ते में। और पैदाइशी दिल की बीमारी या दिल की खराबी क्यों होती है, आज हम इस पे बात करने वाले हैं। ये जेनेटिक रीजंस भी होती हैं इसकी कुछ, और वालिदैन में अगर किसी एक को प्रॉब्लम हो तो बच्चे में भी ये प्रॉब्लम्स होने का इम्कान बढ़ जाता है। इसकी रीजंस और फिर इसका इलाज, क्या ये ट्रीटेबल है या नहीं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे जी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में माउंट सिनाई स्कूल ऑफ मेडिसिन न्यूयॉर्क में मेडिसिन के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और इसके अलावा इस वक्त पाकिस्तान के एक निजी हॉस्पिटल में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर असद अकबर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग। कैसे हैं आप? ठीक है डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जिस तरीके से हम लोग ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अवेयरनेस मंथ बनाते हैं, इसी तरीके से 7 से 14 तक कार्डिक को हम लोग करते हैं। एक जनरल पर्सपेक्टिव में पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान में इस वक्त रेशो क्या चल रही है और क्या एज ग्रुप चल रहा है कार्डिक पेशेंट्स का? अच्छा, रेशियो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक्यूरेट निकालना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा ऑथेंटिक डेटाबेस नहीं है। ठीक है। बहुत से मल्टीपल लेवल्स पे कोशिशें हो रही हैं कि कोई परसेंटेज निकाली जाए। व्हाट वी नो फॉर श्योर इज़ कि डेफिनेटली पाकिस्तान में जो खुदा न खास्ता यंग लोगों में अमवात की जो कॉजेज़ है उनमें शायद टॉप ऑफ द लाइन हार्ट कंडीशंस ही हैं। ठीक। अच्छा सर, पैदाइशी तौर पे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं या फंक्शनिंग प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं? बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन आपने पूछा है। तो पैदाइशी तौर पे जो हार्ट की एब्नॉर्मैलिटीज़ हैं जिस पे आप बात कर रहे हो, वो 3 किस्म की होती हैं। और बेसिकली आम लोगों को समझाने के लिए भी शायद ये तरीका बेहतर है कि एक तो होती है जो रगें हैं जिनको मेन आर्टरीज कहते हैं या वेन्स कहते हैं, दूसरे होते हैं हार्ट के वॉल्स या दीवारें, और तीसरे वेल्व्स हैं जिनको हम कॉमनली उसको एक मिसकॉन्सेप्शन है कि दिल के वेल्व्स और दिल की रगें एक ही चीज़ है, जो कि टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं। दिल के वेल्व्स वो दरवाजे हैं जिन जो हार्ट के अंदर ब्लड की मूवमेंट को डायरेक्ट करते हैं कि वो एक ही डायरेक्शन में चलती रहे और वापस रिवर्स ना हो। तो जो कंजेनिटली इन तीनों स्ट्रक्चर्स के अंदर बीमारियां आ सकती हैं। ऐसी बीमारियां आ सकती हैं कि दिल की वो रगें जो कि दिल को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से कनेक्ट करती हैं, यानी दिल को लंग्स से या दिल के बाकी जिस्म के बाकी हिस्सों से कनेक्ट करती हैं, ये भी कंजेनिटली यानी पैदाइशी तौर पे आ सकती हैं। ऐसे वेल्व्स की बीमारियां हैं जिसमें या वेल्व पैदाइशी तौर पे एब्सेंट होता है या वेल्व के अगर 3 दरवाजे होने चाहिए तो 2 होंगे, और फिर तीसरी जो सबसे कॉमनेस्ट है और शायद अवाम में अवेयरनेस भी सबसे ज़्यादा है, वो दिल के अंदर सुराख हैं जो कि मुख्तलिफ सुराख हैं, और ये सबसे कॉमनेस्ट कंजेनिटल एब्नॉर्मैलिटी है। और ये सारे वो प्रॉब्लम्स हैं जो पैदाइशी हैं? पैदाइशी हैं, बिल्कुल। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, हम लोग जब जिक्र करते हैं ओवरऑल एक हेल्दी नेशन का, हर चीज़ में हम लोग ये सुनते हैं कि अनहाइजीनिक लाइफस्टाइल हमारा है, और इसीलिए शायद ये रीज़न है कि पहले हम लोग सुना करते थे कि 50 अबव या 60 अबव में जाके हार्ट अटैक सुनने में आता था, लेकिन अब ऐसे लोग भी हैं कि 24 साल की उम्र में एक हार्ट अटैक आया और वो जानलेवा साबित हुआ। तो ये हमारा ऐसा सडन लाइफस्टाइल है, ओबेसिटी है, प्रॉब्लम कहाँ पर देख रहे हैं, कॉजेज़ क्या क्या आपको नजर आता है? जो अच्छा, ये जो चीज़ है सडन हार्ट अटैक वाली, ये हार्ट अटैक होना तो डेफिनेटली एक चीज़ है जो लाइफस्टाइल और इन चीज़ों से डिपेंडेंट है। एक चीज़ है सडन कार्डियक डेथ, जिसके अंदर एक बच्चा जो टोटली हेल्दी है, जिस तरह NFL के अंदर भी वो एक स्पोर्ट्समैन का उन्होंने दिखाया था कि ही वाज रनिंग एंड ही सडनली कोलैप्स, उसको शॉक वगैरह देने पड़े। वो चीज़ें तो प्योरली कंजेनिटल हैं कि वो प्योरली उसमें लाइफस्टाइल का कोई ताल्लुक नहीं है। उसके अंदर मेनली दिल के अंदर जो हमारे दिल के अंदर हमारा अपना पेसमेकिंग सिस्टम है जो कि दिल के अंदर बिजली बनाता है और फिर वो डिफरेंट ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू दिल के डिफरेंट हिस्सों पे जाते हैं। अगर ये कोई भी एक ट्रांसमिशन लाइन नॉर्मल से ज़्यादा तेज़ एक्टिव हो जाए, जिसको अरिथमियाज कहते हैं, यानी दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाए, तो उस किस्म की सडन कार्डियक डेथ हो सकती है जो कि 20s और 30s में आती है, जो कि अमूमन बाहर के मुल्कों में रिकगनाइज होती है। यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक ही डायग्नोसिस बनाया जाता है, जी हार्ट फेल हो गया या हार्ट अटैक हो गया। ठीक है। जो आपका असल क्वेश्चन है लाइफस्टाइल से रिलेटेड और ओबेसिटी से रिलेटेड, बिल्कुल उसके अंदर मेन फैक्टर अगेन, चाहे आप जितना मर्जी भी ये खाने में बदपरहेजी करें और लाइफस्टाइल आपका बिल्कुल सेडेंट्री है, तो 20s के अंदर हार्ट की कंडीशन आना बड़ा मुश्किल है, अनलेस कि आपकी
फैमिली हिस्ट्री भी चल रही है। ओके, इनहेरिटेड ना, हाँ, इनहेरिटेड होना इतनी अर्ली एज के लिए ज़रूरी है थोड़ा, और उसके साथ ये फैक्टर्स उसको कंपाउंड कर देते हैं। जो नेचुरली एक हिस्ट्री है, अगर आपके और फैमिली में भी इमीडिएट फैमिली, हाँ, इमीडिएट फैमिली, फर्स्ट फैमिली कजन जो होते हैं, फर्स्ट रिलेशन होते हैं, उसमें भी जो सब्सिक्वेंट जनरेशन है, यानी लेट्स से अगर किसी के वालिद साहब को या वालदा को 40s या 50s में हार्ट प्रॉब्लम हुआ था, तो सब्सिक्वेंट जनरेशन में इसको एंटिसिपेशन कहते हैं कि उनकी एज से पहले आने के चांसेस हैं। प्लस अगर आप उसको कंपाउंड कर दें लाइफस्टाइल के साथ, आजकल की जो खुराक है, स्मोकिंग है, तो उससे मजीद पहले आने के चांसेस है। तो ये जो 20s और 30s में आते हैं, अमूमन इनमें इस किस्म के रिस्क फैक्टर्स होते हैं। सर, लाइफस्टाइल तो एक एडिशनल या यू कैन से कि ये एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। जो पैदाइशी मसाइल होते हैं दिल के, क्या कोई ऐसा प्रॉब्लम भी होता है जो मौजूद तो हो लेकिन उसके सिम्टम्स ना आए, वो आपको 20s के बाद आए? बिल्कुल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगेन, जो हमारी कॉमनेस्ट हार्ट की कंडीशन है, जो पैदाइशी हैं, जो कंजेनिटल में है, जिसमें मैंने कहा कि सुराख जो दिल के हैं, वो अमूमन अगर तो ऑन बर्थ ना पता चले, और वो उसकी बहुत बड़ी वजह होती है कि बहुत बड़ा ना हो, अगर जो छोटे होते हैं, दरमियाने साइज़ के होते हैं, वो अमूमन 20s और 30s में ही जाके पता चलते हैं। कई दफ़ा तो आपको तब पता चलते हैं जब आप किसी और मसले के लिए एग्जामिनेशन करवाते हैं, या आप किसी प्रोसीजर के लिए एडमिट होते हैं, वो ECG करते हैं, कोई डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाता है, उससे पता चलता है। यूरोप में या अमेरिका में जो माएँ हैं, ख़ासतौर पे ऐसी फैमिली से जिनका ताल्लुक है, जिनमें हिस्ट्री हो ऐसी कि उनके अंदर बच्चों में पैदाइशी मसाइल हैं, उनमें बच्चों की भी एको होती है, फीटल एको जिसको कहते हैं। अब वो पाकिस्तान में भी कई एडवांस सेंटर्स में अवेलेबल हैं कि बच्चा अभी माँ के पेट में ही हो तो उसकी एकोकार्डियोग्राफी हो सकती है, और उसमें वो अर्ली स्टेज पे डायग्नोज कर सकते हैं। जो आपका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, क्या उनके लिए कुछ हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि क्या मसला है, किस स्टेज पे रिकग्नाइज होता है। अनफॉर्चुनेटली सब मसाइल तो ठीक नहीं हो सकते, बहुत से मसाइल ऐसे जिनको एट बर्थ भी ठीक किया जा सकता है, कुछ मसाइल को हम थोड़ा वक्त देते हैं, 6 महीने, 1 साल, कुछ साल देते हैं। खासतौर पर जो सुराख होते हैं, कई दफ़ा इनको थोड़ा वक्त दें तो खुद ही बंद भी हो जाते हैं। और फिर लास्टली ऐसे लोग जो अपनी 20s और 30s में आ गए हैं, जिनके ये परसिस्ट कर रहे हैं, जिनके सुराख अभी तक हैं, तो हम टांग से कैथेटर के थ्रू जाके उनको बंद कर सकते हैं। और लास्टली अगर वो भी ऑप्शन नहीं है तो सर्जिकली भी ऑप्शंस हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बस कहना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपके बच्चे को पैदाइश पे कोई मसला डायग्नोज हो गया और आपको अच्छा लग रहा है, बच्चा बिल्कुल सेहतमंद भी लग रहा है, उसका रेगुलर फॉलोअप करवाएं। एक मसले से नज़रें फेरने से वो मसला चाहता नहीं है। वो होता ही है कि हार्ट एक हद तक कंपनसेट करता रहता है, और माँ बाप खुश हो जाते हैं, जी पैदाइश पे किसी ने बताया था, अब तो बच्चा ठीक भाग रहा है। वो इवेंचुअली सडनली कोलैप्स खुदा ना खासा करता है, और उस स्टेज पे फिर हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर वो डायग्नोज हो गया तो उसका रेगुलर फॉलोअप करवाएं। ठीक है डॉक्टर साहब, हम लोग इसको ना ओवरऑल एक जनरल पर्सपेक्टिव में हम लोग नोट कर रहे हैं। आई नो कि ये बहुत वास्ट टॉपिक है, और इसमें हम लोग जिस तरीके से सलमा पूछ रही हैं बच्चों से रिलेटेड, और इसी तरीके से मैं पूछना चाहूँगा हमारे डेली लाइफ में जो फेस करते हैं हम लोग प्रॉब्लम्स, उसमें 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। एक तो वेट गेन हमारा, और वेट की वजह से भी हम अक्सर सुनते हैं कि हार्ट अटैक का वो आ रहा है, और दूसरी चीज़ ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की बहुत ज़्यादा कंडीशंस हमें हर दूसरे दिन अपनी फैमिली में इवन देखने को मिलती है। सो मैं चाहूँगा इस पर आप कुछ कहें। तो एक तो वेट गेन के ऊपर जो बात की है, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत मेजर प्लेयर्स हैं आजकल हमारी ज़िंदगी में। एक तो वेस्टर्नाइजेशन है, जिसको हम मॉडर्नाइजेशन भी कहते हैं, और उसके अंदर शायद जो 2 चीज़ें हैं, एक आपकी फास्ट फूड है, जो कि अब बड़ी फ्रीली अवेलेबल है, और सेकेंडली ये जो अवेलेबिलिटी है ऑफ मोटर व्हीकल्स। पहले अगर आप पूछें अपने दादा से या किसी से, वो कई किलोमीटर साइकिल पे ही जाते थे, एंड दे वुड कम 10-10 किलोमीटर। अब अगर आप बच्चों को पार्क में लेके जाएं तो 2 मिनट का बच्चा वापस आया था कि वी आर बोर्ड, तो करना क्या है। जबकि इफ़ यू गिव देम एन आईफोन या कुछ भी, तो वो कई घंटे आपको डिस्टर्ब नहीं करते, और बड़ा मुश्किल है उनको घर से निकालना। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसकी वजह से सब्सिक्वेंटली डायबिटीज़ जो बच्चों में आ रही है, ब्लड प्रेशर जो बड़ी अर्ली एज में आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम जो अर्ली एज में आ रहे हैं, इसकी वजह से पैदाइश से ही वो कंपाउंडेड हैं। और सेकेंडली ये जो हाई ब्लड प्रेशर है वो भी इससे रिलेटेड है। अगर आप ऐसी खुराक खा रहे हैं जिसमें नमक का तनासुब ज़्यादा है, और उसकी वजह से आपका वेट बढ़ा है, ये दोनों मैं आपको वैसे बता देता हूँ, अगर कोई इंसान 4 to 5 kg सिर्फ अपना वजन कम कर ले, चाहे आइडियल पे आने की जरूरत नहीं है, अगर लेट्स से उसका 130 किलो भी वजन है, 5 किलो भी वजन कम करता है, तो उसकी ऑलमोस्ट एक ब्लड प्रेशर की गोली की जो मैक्सिमम एफिकेसी है, उस जितनी ब्लड प्रेशर रिडक्शन उसकी आ जाती है। प्लस अगर आप इसके साथ सॉल्ट रिडक्शन को मिला लें, कि दरमियाना कर लें, ख़त्म नहीं, उसके साथ मजीद 8 से 10 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर
नीचे आ जाता है। जबकि इसकी फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन इज कि अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम 130/80 कहते हैं, 2 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर भी किसी का ज़्यादा रहता है, यानी 132 जिसको यहाँ मजाक समझते हैं, यहाँ तो 160 170 पे चल रहे होते हैं और उन्हें कोई फिक्र नहीं होती क्योंकि उनको सर दर्द नहीं हो रहा तो वो समझते हैं सब ठीक है। तो सिर्फ 2 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर ऊपर होने से फालिज का जो रिस्क है सब्सिक्वेंट ईयर्स में वो 7 to 10% बढ़ जाता है सिर्फ 2 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर से। तो बहुत सिग्निफिकेंट, और इसकी वजह से क्योंकि हम प्राइमरी प्रिवेंशन पे ध्यान नहीं देते हैं, अनफॉर्चुनेटली जो खर्चा है सेकेंडरी प्रिवेंशन का वो बहुत ज़्यादा है कि वो एक घर का एक सिंगल अर्नर है जो पैसे कमा रहा है, काम कर रहा है, उसको 50s में स्ट्रोक हो जाए, ही इज़ हैंडीकैप, तो सारी फैमिली बैठ जाती है। इसकी बजाय अगर आप अर्ली एज में थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस हैं, जो गोरे हैं वहाँ पे 80s और 90 ईयर ओल्ड्स भी वहाँ पे पार्क्स में सुबह भाग रहे हैं, यहाँ पे 60 ईयर ओल्ड में पेशेंट आ रहा है आपके पास तो व्हील चेयर में आ रहा है। क्यों आ रहे हैं? वो असल में दूर था। 40 के बाद हाँ, व्हील चेयर 40 के जी मैं पूछता जी क्यों व्हील चेयर में आए? वो असल में गेट थोड़ा दूर था। गेट थोड़ा दूर फिर क्या हुआ यार, आप थोड़ा चल ले। तो और कोशिश है, मार्केट में जाते हैं तो वो लोग, हम तो डॉक्टर्स कहते हैं कि लोगों की कोशिश होती है कि जिस शॉप में जाना है उसके दरवाजे के अंदर जाके गाड़ी पार्क हो ताकि वो भी ना चलना पड़े, अंदर से ही शीशा खोल के आवाज लगा दें। तो बजाय इसके कि इसको एज अपॉर्चुनिटी लें कि थोड़ी मैं गाड़ी दूर पार्क करके यही वॉक कर लूँ थोड़ी सी, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन वेट रिडक्शन के लिए सर एक बड़ी कॉमन और गलत प्रैक्टिस कि हर बंदा वेट रिडक्शन के लिए जिम जाता है और फिर कार्डियो से स्टार्ट लेता है। क्या कार्डियो हर बंदे के लिए सूटेबल है? और अगर हार्ट प्रॉब्लम है किसी को तो वो स्पेसिफिकली कौन सी प्रॉब्लम है जो कार्डियो से नुकसानदेह साबित हो सकती है? बिल्कुल, तो ऐसे लोग जिनको एंजाइना का मसला है और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर कॉर्निया एंजियोग्राफी हो चुकी है, उसके अंदर उनको रगों की बीमारी डायग्नोज्ड है, वो स्टेंट डलवाने से या बाईपास करवाने से डरते हैं, उनके लिए ये जो कार्डियो, खास तौर पे हाई इंटेंसिटी कार्डियो तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। ऐसे लोग जो यंग हैं, फिट हैं, वो अगर कार्डियो करना चाहते हैं कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपको 2-3 सिम्टम्स है, अगर आपको मैक्सिमम या किसी भी लेवल ऑफ एक्सर्शन पे नॉर्मल से ज़्यादा पसीना आ रहा है, बहुत दिल तेज़ धड़क रहा है, सांस बहुत तेज़ चढ़ रहा है या सीने में दर्द हो रहा है, तो आप अपने आप को टेस्ट मत करते जाएं कि ये क्यों हो रहा है। इसके लिए पहले एक दफ़ा मुआयना करवा लें। अगर आप फिट है माशाल्लाह तो चलते रहे। कई दफ़ा जिस तरह आपने कहा स्टार्ट ही कार्डियो से करते हैं तो कई दफ़ा अब आपने कभी ये ऐसी बॉडी है जिसने कभी वॉक भी नहीं की, तो उसको आप अचानक मशीन पे भगाएंगे तो सीने में दर्द भी होगा, चक्कर भी आएंगे, पसीने भी निकलेंगे, तो वो अमूमन इतना ख़तरनाक नहीं है। अगर आप फेज़ सिस्टम में करें कि थोड़ा सा कार्डियो कर लें, थोड़ा सा वो आखिरी पार्ट वेट रिडक्शन वाली जो चीज़ है, ये एक यूनानिमस कॉन्सेंसस है सबका कि जो वेट रिडक्शन है उसमें एक्सरसाइज का रोल 15-20% ज़्यादा नहीं है, 70% रोल आपका डाइट का है और 5 to 10% आपकी मेडिसिन हैं जो कि हेल्प करती हैं आपको 4-5% वेट रिडक्शन में। असल 70% इज़ योर डाइट, और वो जिस तरह पहले बात की, वो अगर आप अपनी ठीक कर लें आपको बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, एक्सरसाइज विद इन मॉडरेशन करें। अगर आप कोई इंटेंसिटी लेवल बढ़ाना चाहते हैं, किसी कंपटीशन के लिए जा रहे हैं, तो मे बी किसी ट्रेनर की सुपरविजन में करें तो कोई इशू नहीं। डॉक्टर साहब, एक सवाल अक्सर सुनने में आता है, खुदा न खास्ता किसी के घर पे भी या करीब ऐसी सिचुएशन हो कि हार्ट अटैक सडन आ गया और उस जगह पर जो साथ आसपास के लोग हैं उनको क्या करना चाहिए? अच्छा देखें, अगर तो हार्ट अटैक सडन आया है, जो कि अमूमन ये होता है कि बंदा सीने में दर्द की कंप्लेन कर रहा है, पसीने आ रहे हैं, और डायबिटीज़ और ओल्ड एज के लोग हैं उनमें अक्सर दर्द नहीं होता है, उनको दर्द नहीं होता, फील होगी। हाँ, उनको साइलेंट एमआई कहते हैं। तो उनमें दर्द नहीं होता है, उनको घबराहट फील होगी, और एक सिम्टम जो उनमें होता है वो स्वेटिंग है कि नॉर्मली ज़्यादा स्वेटिंग शुरू हो जाएगी और वो हार्ट सिंकिंग की कंप्लेन करेंगे, तो ये एक तो हार्ट अटैक है। अर्ली रिकग्निशन अगर आप करते हैं, जल्दी पकड़ लेते हैं, तो आप फ़ौरन एक तो एम्बुलेंस कॉल करें। घर में अगर एस्प्रिन की गोलियां हैं वो 3 से 4 75 मिलीग्राम वाली आप पानी में घोल के डिस्प्रिन वो आप उनको पिला सकते हैं बाय द टाइम के कोई एडिशनल हेल्प। और कोशिश करें कि जो इमीडिएट सबसे करीबी हॉस्पिटल है उधर फौरन ले जाएं। और फौरी तौर पे सर ज्यादा पानी पिलाना ये मिथ्स है। आई डोंट नो कि पानी पिलाने से क्या होता है, लेकिन वो भी कहते हैं कि फौरी तौर पर हवा दें। हाँ, मतलब उनको ओपन एयर दे ताकि ऑक्सीजन उनको ज़रा मिले, एस्प्रिन दें, और इमीडिएटली सबसे ज़रूरी चीज़ कि रिकग्नाइज करें कि इसको ये मैदे का मसला नहीं है। पाकिस्तान में एक दिन 2-2 दिन के बाद मरीज़ आता है हमारे पास हार्ट अटैक के, जिसमें पहले 30 मिनट सबसे क्रूशल है। अगर आप विद इन 30 मिनट्स किसी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो हम आपको हार्ट अटैक से बचा सकते हैं। परफेक्ट, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर आगे प्रोग्राम को बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहें।
सब बिखर जाएगा, सब फना हो जाएगा। क्या करती और घर बैठ के इंतजार करती कि तुम कब कॉल बैक करोगे, कब मुझे रिप्लाई करोगे? खुदा के कहर से डरे भाई साहब, गरीब की बद्दुआ तो अर्श भी हिला देती है। जो मैंने फैसला किया है, सब पे ये फर्ज है कि उसकी हमायत की जाए। ये सिर्फ तुम्हारी खुशी नहीं थी, मेरी खुशी भी थी। मेरी खुशी साथ क्यों कुर्बान की तुमने? اقرأ باسم ربك الذي خلق. वेलकम बैक नाजरीन। मेरी आवाज़ के साथ एक खनखनाती सी खूबसूरत आवाज़ भी आ रही है, तो ये आपको ज़रूर हम आपकी जो क्रोसिटी है उसको दूर करेंगे कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्योंकि हम इसी खूबसूरत आवाज़ की आज बात करने वाले हैं। फ़न कैसा भी हो, आर्ट की कोई सरहद नहीं होती, कोई शक्ल नहीं होती। आर्ट कैसा भी हो वो हमारी ज़िंदगियों को खूबसूरत बनाता है, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो तस्वीरी शक्ल में हो, या वो ड्रामा की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, वो हमारी ज़िंदगियों को इम्पैक्ट ज़रूर करता है पॉजिटिवली, और हमारी शख्सियत पे भी उसके असरात होते हैं। और ख़ास तौर पे जब हम क्लासिकी मौसीकी का जिक्र करते हैं तो बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे मुझे ख़ास मोहब्बत है। सितार की बात हो, तबले की बात हो, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की बात हो, फिर गिटार की बात हो, हर साज की अपनी एक खूबसूरती है, अपनी एक खूबसूरत आवाज़ है, और ये आवाज़ हम जो ही सुनते हैं तो झूमने लग जाते हैं। और क्योंकि हम इसके इम्पैक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो आप कुछ कह रहे थे ना? हाँ, मैं ये कह रहा था कि हमारे ये जो कल्चर है ना, ये बड़े सगीर का कल्चर, इसमें सितार और फिर सितार नवाज, वो बादशाह का दरबार लगा हुआ, वहाँ पर परफॉर्मेंस, और फिर जुगलबंदी का जो आपने भी जिक्र किया, जिस तरीके से सितार हो, रबाब हो, रबाब की एक अपनी कैफियत है, सितार की एक अपनी कैफियत है, और फिर तबला इनके साथ जब मिक्स हो जाता है तो वो चार चांद लग जाती हैं। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बहुत टाइम आप लोग इनको पहले भी टीवी स्क्रीन पर देख चुके हैं, और इनके हवाले से मैं
क्या कहूँ, ये उबूर रखते हैं अपने फ़न पर। लेकिन आप लोगों को मैं सिर्फ ये बताता चलता हूँ कि सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला की अगर हम लोग बात करें, उर्दन के बादशाह की बात करें, लेडी डियाना की बात करें, नेल्सन मंडेला की बात करें, इतनी कमाल की शख्सियात के सामने परफॉर्म ये कर चुके हैं और आज हमें स्टूडियो में वक्त दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सितार नवाज उस्ताद गुलाम फरीद निज़ामी साहब और उन्हीं की फैमिली मेंबर हैं, और हमारे साथ गिटार पर मौजूद होंगे फैज़ान निज़ामी। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का वक्त देने के लिए। थैंक यू जी, आपने इनवाइट किया, बहुत मेहरबानी। सर सबसे पहले तो हमें इस सितार के बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये साज, इसकी कंपोजिशन कैसे होती है, ये बजता कैसे है, इसमें क्या मटेरियल यूज़ होता है, क्योंकि आपने मुख्तलिफ साज ज़ाहिर है उन पे उबूर रखते हैं, तो ये मेरा भी फेवरेट है और नजम को भी बहुत पसंद है, तो इसके बारे में थोड़ा सा। और इसकी तो तारीख भी बड़ी उम्दा तारीख है। अभी आपने इसके इंट्रोडक्शन में आपने बताया कि ये बादशाहों के दरबारों में, ये बहुत बाद में बादशाहों के दरबार में गया है साज। अच्छा। उससे पहले ये दरगाह में क्या साज बजा है और बनाया भी एक सूफ़ी थे, बहुत मशहूर शायर भी, इतने अच्छे सूफ़ी भी और साजकार भी, मौसीकार भी, हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने उनके दौर में वो पर्शिया की तरफ से लेके आए थे सहतार, 3 तार का एक साज, सहतार। उसके बाद हमारे फैमिली के एक बड़े थे मजीद खां, निकनेम था उनका मसीद खां साहब, जिनके नाम से सितार का एक स्टाइल भी है क्लासिकल, मसीद खानीबाज। अच्छा। उन्होंने वो भी बनाया और इसके ऊपर सिंपैथेटिक स्ट्रिंग के साथ साथ ऊपर के टॉप के जो 7 स्ट्रिंग्स हैं वो मुकम्मल किए 3 से 7। और फिर ये सितार बन गया। सितार तो अभी इसका नाम गलतुलाम समझ लें आप। अच्छा, वरना ये सहतार ही है। नहीं, सहतार से कुछ और नाम इसका था। ठीक है। तो वो मेरी किताब आने वाली है मेरी रिसर्च के बाद, तो वो इंशाल्लाह उसमें सारा होगा। लेकिन ये हज़रत अमीर खुसरो की इजाद है और सबसे पहले हज़रत महबूब इलाही सरकार निज़ामुद्दीन औलिया के उनके आस्थाने पर बजाया गया, इसको कव्वाली में इस्तेमाल हुआ। उसके बाद इसकी क्लासिकल हैसियत आई तानसेन जी के घराने में। हमारा जो बड़ों का घराना है वो तानसेन जी से सैनिया घराना, उन्होंने इसके तारे मुकम्मल की, इसके फ्रेट्स मुकम्मल किए और इसका नाम तब्दील किया। और ये वो भी एक सूफ़ी थे मसीद खां साहब जो थे। ठीक है। फैज़ान, आपने कब, म्यूज़िक तो एक आपकी अपनी फैमिली से आ रहा है और हज़रत मियाँ तानसेन की फैमिली से माशाल्लाह आप लोगों का ताल्लुक़ है, तो आपने मॉडर्न वे में गिटार जो है उसको चूज़ किया? जी, एक्चुअली सितार भी मैं प्ले करता हूँ, इनका स्टूडेंट हूँ मैं एक्चुअली। तो गिटार में इनके साथ आज संगत के लिए हूँ। क्यों ना कुछ सुना दे, अच्छा सा प्यारा सा। बिल्कुल, हम लोग शुरू करते हैं जी। तो दरगाही माहौल में ये सितार जो था वो कैसे था, उसके बाद क्लासिकल में कैसे आया, ठीक है, दुनिया में इसका क्या मकाम है, तो हम चलते हैं डॉक्टर अल्लामा इकबाल के कलाम से। हमद या कलाम जो है उनका, खुदी का सिर्र निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इससे हम इब्तदा करते हैं और हमारी नई जनरेशन को हम सुनाते हैं कि ये साज इस तरह भी इस्तेमाल होता है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब।
सर आपने झूमने पे मजबूर कर दिया और वाह, इतने खूबसूरत अशार अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या खूबसूरत कलाम है और फिर जितना आपने खूबसूरत माहौल बना दिया ना मैं तो बाकायदा झूम रही थी। नो डाउट इसमें सूफिया कराम ने इसी ज़मीन पे लिखा और जिक्र है वो हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफ़ी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये है हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफ़ी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह एक ऐसी तलवार है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है पाक है इस पे कि दो धारी तलवार है शैतान इधर से आए या इधर से आए हाँ बेशक काटने के लिए उसको मारने के लिए बेशक आपने जिक्र किया जिस तरीके से दरबार का पहले और एक सूफियाना रंग और सूफियाना कलाम ही आपने बताया और ये साज सूफियों के साथ ही जुड़ता हुआ वो अच्छा और प्यारा लगता है। तो मुझे ये समझाएं कि एक मौसीकी का हमारी रूह के साथ एक इंसान के साथ क्योंकि हर चीज़ रिदम में घूम रही है, ठीक है, आप दिल की धड़कन देखें या सैयारों और सितारों का निज़ाम देखें, तो ये ताल्लुक़ क्या है एक मौसीकी का एक रूह के साथ? असल में जितनी भी मौसीकी है दुनिया में लोग इसको रूह की ग़िज़ा तो कहते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि ये बनती किस वक्त है रूह की ग़िज़ा। हाँ, ग़िज़ा तो हम रोज़मर्रा हर किस्म की खाते हैं तो उसमें कुछ ग़िज़ा ऐसी भी है कि जो नहीं खानी चाहिए, बीमार करती है, तो मौसीकी भी ऐसे ही है। कुछ मौसीकी ऐसी है जो बीमार करती है और कुछ शिफा के लिए है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये जो मौसीकी है सूफिया कराम की जो मौसीकी है ये इंसान के दिल के लिए रूह के लिए अल्लाह पाक ने इंसान को दी है। मौसीकी जहाँ भी कहीं हराम होती है तो वो ऐसी शायरी जो मुनासिब ना हो और ऐसे सुरों का तो कोई कसूर नहीं है, आवाज़ तो अल्लाह की देन है बेशक पर आवाज़ के साथ अल्फाज तो हमारे इख्तियार में हम कैसे अल्फाज इस्तेमाल करें, सही बात, अच्छे या बुरे। सर आपने मुख्तलिफ सरबराहाने मुमलिकत के सामने भी परफॉर्म किया, मैंने सोचा था कि मैं ज़रूर आपसे पूछूंगी कोई यादगार वाक़या, कोई ऐसी बात जो आपको ज़िंदगी भर के लिए आपके साथ रहेगी और हम भी वो जान सकें। ये बहुत सारे वाक़यात हैं, उनमें से ऐसा भी है कि प्रिंसेस डायना जब यहाँ तशरीफ़ लाईं, क्या बात है, तो उन्होंने सुना, फिर उसके बाद उन्होंने जिक्र किया इसका कि मैंने ये मौसीकी जो है ये सुननी है सितार की जो है, और उन्होंने कहा कि ये मेरी रूह में मेरे दिल पे इसका असर हो रहा है। क्या बात, तो ये किस किस्म का साज है और क्या मौसीकी है। तो उसके बाद फिर इत्माम हुआ और उनको सुनाया भी गया ये, और देखा हमने कि उनकी आंखों में आंसू थे और वो पूछने पे मजबूर थी कि ये क्या है। तो हमने बताया कि ये सूफ़ी मौसीकी है, सूफी अकराम की ईजाद करता मौसीकी है। तो ये वाक़यात बहुत सारे हैं ऐसे। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी में जी ऑस्टन यूनिवर्सिटी में मैं लेक्चर के लिए गया क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ USA में। तो हमने ये देखा कि लोग बैठे हुए थे, तो मैंने कहा कि जी ये मौसीकी जो है ये रूह की ग़िज़ा भी है और हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। तो उन्होंने कहा कैसे? तो सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बाहू साहब का कलाम मैंने उनको सुनाया वहाँ। क्या बात है। तो सामने हमारे ऑडियंस में स्टूडेंट थे कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के जितने भी, उनमें उनके एक प्रोफेसर थे जिन्हें हार्ट पेशेंट थे, वो सामने बैठे हुए थे और उनको वहाँ प्रोग्राम के दौरान हार्ट का प्रॉब्लम आया और उनको सुल्तानुल आरिफीन का कलाम सुनाया और उसके बाद उनको शिफा मिली। तो हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जो है अगर वही कलाम जो है उसी पर हम लोग इख्तिताम करें, हम लोग प्रॉपर क्लोजिंग ले लेते हैं और फिर हम लोग कलाम के साथ ही एंड करेंगे। ख़वातीन साथ उम्मीद करते हैं प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे, सलमा को, सुबह पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी आप लोगों से कल इंशाल्लाह। जी
वाह वाह, माशाल्लाह।